ओके सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे बेटा हम लोगों ने डबल फर्टिलाइजेशन ये जो पोर्शन है लास्ट क्लास में शुरू किया था। बहुत ही आसान। होता क्या है कि दो मेल गैमेट होते हैं यार पोलन ट्यूब के पास में। और जब ये दो मेल गैमेट है तो डेफिनेटली बेटा एक मेल गैमेट सिनगैमी करता है और दूसरा मेल गैमेट ट्रिपल फ्यूजन करेगा। ठीक है, ये बहुत नॉर्मल सा पॉइंट है। सो रिलीज ऑफ द टू मेल गैमेट फ्रॉम द पोलन ट्यूब इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जी, ये पहली चीज होगी। And fusion of one male gamete with the egg cell called as syngamy and form zygote। ये तो है ना। तो जो सिंगेमी है उसका रिजल्ट डेफिनेटली बच्चों जाइगोट ये चीज बनती है। एंड देन विच डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। बिल्कुल सही बात है, आगे चल करके जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। अगर आपको याद होगा तो जाइगोट को मैंने एक और नाम लिखा था, वो क्या था? आपको अगर याद हो तो जाइगोट को मैं क्या कहता हूँ? ऊस्पोर, है ना। ऊस्पोर ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ है ना, जायगोट एक्चुअली टफ कोटिंग में आ जाएगा तो उसको हम लोग जायगोट को ऊस्पोर कहते हैं। ठीक है। सो फ्यूजन ऑफ द सेकंड मेल गैमेट, जो दूसरा मेल गैमेट है, विद द पोलर न्यूक्लियाई। मैंने ये भी बताया कि ये फर्स्ट और सेकंड का मतलब कि पहले है ना इवोल्यूशनरी है। इवोल्यूशनरी का क्या मतलब है कि पहले सिर्फ हर प्लांट में है ना सिंगेमी ही हमें देखने को मिलती है। ये एंजियोस्पर्म लेट आए हैं, जिम्नोस्पर्म के बाद में आए हैं, जिनमें आपको दूसरा भी आपको फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। इसीलिए इसको हम लोग सेकंड फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, एक इंडिविजुअल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ऐसा नहीं होता कि ये मेल गैमेट पहला ये दूसरा मेल गैमेट, ऐसा कुछ नहीं है। एनी ऑफ द मेल गैमेट, ठीक है, कैन डू द सिंगेमी, एनी ऑफ द मेल गैमेट कैन डू द एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, बट हमेशा बहुत ज्यादा मोस्टली यही होता है कि पहले ट्रिपल फ्यूजन होगा, बाद में व्हाट वी कैन से द सिंगेमी विल अकर। ठीक है, दिस इज थोड़ा सा टाइम फ्रेम में डिफरेंस होता है, उतना नहीं है ज्यादा कुछ भी। ठीक है, सो देखो फ्यूजन ऑफ द सेकंड, यहाँ पे बहुत अच्छे से याद रखना, सेंट्रल सेल ये वर्ड लिखा है, बराबर है। सेंट्रल सेल टू फॉर्म द एन PEN, नो इट इज टू फॉर्म द PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, उसके अंदर का न्यूक्लियस जो होता है वो होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। देखो यहाँ पे वो 3N होगा, ट्रिप्लॉइड ही होगा। सो एज अ सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन ऑकर इन एन एम्ब्रियो सैक, देखो ये सारी प्रोसेस एम्ब्रियो सैक में होती है। सो फिनोमिनॉन है ना, जो भी होती है उसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि एक ही जगह पे दो फर्टिलाइजेशन हुए, इसीलिए इसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नाउ सेंट्रल सेल विद द PEN, ये देखो वर्ड है ना, इज कॉल्ड एज अ PEC, है ना, विच डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म। तो है ना, ये जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये एंडोस्पर्म बनने के पहले जो सेल बनता है, इसीलिए उसको हम लोग प्राइमरी कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो कि सेंट्रल सेल से बना हुआ है, जो कि ट्रिप्लॉइड भी है, उससे बेटा एक ट्रिप्लॉइड टिश्यू बनेगा, उसको हम लोग कहते हैं एंडोस्पर्म। नाउ देखो, आपको कोई भी पूछेगा कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के एंडोस्पर्म में क्या डिफरेंस होता है, तो आंसर बड़ा ही सिंपल है। जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म जो है वो हैप्लॉइड होता है, और इनका एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स का बेटा ट्रिप्लॉइड होता है, ये फर्क है। ठीक है, एक और डिफरेंस है, जिम्नो का जो एंडोस्पर्म है वो फर्टिलाइजेशन के पहले ही बन जाता है ना, और इसका एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से बनता है। ये एक डिफरेंस है, दो डिफरेंस बहुत क्रुशियल है। तीसरा भी एक डिफरेंस हम लोग नोट कर सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म के एंडोस्पर्म को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, बट इसके एंडोस्पर्म को हम लोग एंडोस्पर्म ही कहते हैं, क्योंकि इसका एम्ब्रियो सैक इज अ फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो तीन डिफरेंसेस है, अगर आप लोगों ने नोट किए होंगे तो बढ़िया है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। लेट्स है ना मूव अहेड। ओके, अभी डबल फर्टिलाइजेशन में जैसे मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई, स्टेप वन क्या है? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द पोलन ट्यूब पासेस थ्रू द स्टाइल, enters the ovule through the micropyle, it penetrates the nucellus and enters the embryo sac। मतलब इतनी जगह जगह से बेटा गुजरता है। ठीक है,
के सामने डायग्राम है, आप देख सकते हो इस तरह से वो एंट्री कर रहा है, क्लियर है। एंड देन द synergy provide moisture to pollen tube due to which tip of the pollen tube burst open, ये भी मैंने पढ़ा है बेटा लास्ट क्लास में। The male gametes are released in the embryo sac, ठीक है, रील हाँ, द मेल गैमेट्स आर रिलीज्ड इन द एम्ब्रियो सैक। डिफरेंस, तीन डिफरेंसेस है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के। एंडोस्पर्म का डिफरेंस देखो, एंडोस्पर्म जिम्नोज में हैप्लॉइड होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है और उसे फीमेल गैमेटोफाइट का दर्जा दिया जाता है, वो फीमेल गैमेटोफाइट है, ठीक है। बट एंजियोस्पर्म्स का एंडोस्पर्म में वो ट्रिप्लॉइड होता है, वो फर्टिलाइजेशन के बाद में बनता है और वो है ना फीमेल गैमेटोफाइट नहीं कहलाया जाता, ठीक है। सो दिस क्लियर, सिंपल है। The synergy is now direct one male gamete to the egg cell, अब ये बातें हमने पढ़ी है, to the second nucleus and the synergy later on degenerate। देखो synergid हमेशा फर्टिलाइजेशन के बाद में डिजेनरेट होते हैं, ठीक है। हो सकता है हम लोग ऐसा कहें कि उसकी प्रोसेस शुरू हो जाती है डिजेनरेशन की, बट है ना, इट डिजेनरेट्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। इज इट क्लियर? सो दैट्स इट। यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्रामेटिकली भी किस तरह से पोलन ग्रेन एंट्री कर रहा है, ये डायग्राम आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बेटा थोड़ा एनलार्ज व्यू है, how the synergid is allowing the entry of the pollen tube, and then you can see that कि देखो यहाँ जाइगोट बन गया और दूसरा मेल गैमेट जो है यहाँ पे जा रहा है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होने के लिए, ठीक है। सो दैट इज द सिंपल डबल फर्टिलाइजेशन। देखो वन मेल गैमेट, ये तो आपको हो गया, समझ में आ गया सारा डबल फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट, the male gametes are carried by the pollen tube, hence the fertilization is called as a siphonogamy। अब बच्चों आप लोगों ने अगर ब्रायोफाइट को पढ़ा होगा तो ब्रायोफाइट में डेफिनेटली बेटा जूडियोगैमी था। ब्रायोफाइट में क्या था? जूडियोगैमी। अभी जूडियोगैमी का मतलब है कि मेल गैमेट आर मोटाइल और वो खुद से तैर के जाते हैं, ठीक है। मेल गैमेट, मोटाइल मेल गैमेट होते हैं और खुद से स्विम करके जाते हैं, उनके पास सिलिया फ्लैजेला होते हैं, बायोफ्लैजेलेटेड ब्रायोफाइट में होते हैं, तो खुद से तैर के चले जाते हैं। मेल गैमेट आर मोटाइल, ठीक है। सो उनको हम लोग कहते हैं जूडियोगैमी। इन टेरिडोफाइट आल्सो देयर इज अ जूडियोगैमी। अभी जिम्नोस्पर्म में भी, ठीक है, क्या होता है, उनमें पोलन ट्यूब बनने की शुरुआत होती है, ठीक है, तो उनमें साइफोनोगैमी होती है। और एंजियोस्पर्म में भी साइफोनोस। साइफोनोस मतलब पाइपलाइन होता है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, जिसे पोलन ट्यूब कहते हैं, तो इसलिए साइफोनोगैमी। द पोलन ट्यूब एंटर द माइक्रोपाइल, हेंस द फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज पोरोगैमी। अभी ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, तीन प्रकार होते हैं, पोरोगैमी, मिजोगैमी एंड चलाजोगैमी, ठीक है। अब पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर करता है उस हिसाब से उसमें बेटा तीन टाइप है, पोरोगैमी, मिजोगैमी, चलाजोगैमी। और एक अलग वाला टाइप भी मैंने आपको सजेस्ट किया था, बट एनसीईआरटी जो है ये तीनों ही टाइप के बारे में हम लोग को बताती है, ठीक है। सो नेक्स्ट, अभी देखो सिग्निफिकेंस क्या है ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये सारी चीजें बताई कि क्या क्या बन सकता है। एंजियोस्पर्मिक सीड है ना, क्या कर सकता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्म द एम्ब्रियो, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है जिससे नया प्लांट बनेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद इट रिस्टोर्स द डिप्लॉयड कंडीशन। ऑब्वियसली बेटा जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो हैप्लॉइड गैमेट यूनाइट होंगे और एक डिप्लॉयड स्टेज फिर से स्पोरोफिटिक कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो गैमेटोफिटिक जनरेशन से स्पोरोफिटिक जनरेशन हम लोग अचीव कर लेते हैं बाय द फर्टिलाइजेशन। Then the third point, it leads to the formation of the fruit and seeds. अब definitely बेटा seed is a sexual propagule, ठीक है। प्रोपेग्यूल मतलब क्या? एनीथिंग विच प्रोपेगेट्स द लाइफ, ठीक है, जो बेटा कंटिन्यू करेगा किसी भी प्लांट या ऑर्गेनिज्म के लाइफ को, उसको हम लोग प्रोपेग्यूल ऐसा वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अभी जैसे ट्यूबर है या कॉर्न है, ये भी बेटा ये भी तो प्रोपेग्यूल है, बट वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के माध्यम होते हैं, ये सेक्सुअल प्रोपेगेशन का माध्यम है सीड, ठीक है।
Fruit also help in the dispersal of the seed. The primary endosperm nucleus जो है ना, ये बहुत बार डिवाइड करेगा, रीडिवाइड करेगा, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और उससे बनता है बेटा एंडोस्पर्म, एंड विच प्रोवाइड्स नरिशमेंट, और इसका काम है नरिशमेंट प्रोवाइड करो, जो सीड के अंदर जो है, ठीक है, एंडोस्पर्म भी बनता है एम्ब्रियो के साथ साथ, तो एंडोस्पर्म डेफिनेटली बेटा प्रोवाइड करेगा नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म का काम ही है, ठीक है, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करे। द ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म गिव्स बेटर नरिशमेंट, है ना। अब मैंने ये आपको टैपेटम के लेवल पे समझाया था, टैपेटम भी बेटा पॉलीप्लॉइड होता है, टैपेटम है ना, जब पोलन ग्रेन बनता है ना, तब उसके आजू बाजू में टैपेटम होता है ना, तो ये टैपेटम नरिशमेंट देता है, बट आपको पता है ना कि टैपेटम जो है वो पॉलीप्लॉइड है। तो मैं आपको एक बात सिंपली उस दिन भी समझाई थी कि देखो, अगर आप किसी को दान देना चाहते हो, खिलाना पिलाना चाहते हो, ठीक है, सबको मदद करना चाहते हो, बट सबसे पहला एक होता है ना, पहले खुद की मदद करो, पहले अपने आप की तो हेल्प करो, ठीक है, बाद में आप समझ सकते हो, इतने ताकतवर बनो कि आप दूसरों को है ना कंटिन्यूअस मदद कर सकते हो। तो ये कैसे कर किया जा सकता है, तो देखो यहाँ पे सेल को नरिशमेंट अगर देना है किसी दूसरे सेल को, तो डेफिनेटली बेटा पहले खुद के पास में इतनी ताकत आनी चाहिए, इसलिए क्या करता है वो अपना डीएनए कंटेंट बढ़ा लेता है, ताकि वो बहुत ज्यादा तेजी से मेटाबॉलिज्म कर सके, ठीक है। तो याद रखना बेटा कि जितने भी सेल्स पॉलीप्लॉइड होते हैं, मतलब नंबर ऑफ डीएनए या कंटेंट, क्रोमोसोम कंटेंट जिसमें ज्यादा होता है, वो मेटाबॉलिकली ज्यादा बेटा, है ना, स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए वो जल्दी जल्दी मेटाबॉलिज्म करेंगे, एनाबॉलिज्म करेंगे, कैटाबॉलिज्म करेंगे, और इसीलिए वो किसी दूसरे सेल्स को नरिश कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होने से फायदा है कि नहीं, समझ लो, ट्रिप्लॉइड होने से फायदा है। वाई द एंजियोस्पर्म्स आर मोर डोमिनेंट देन द जिम्नोस्पर्म्स, तो यही हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। देखो ये सीड तो दोनों बना लेते रहे, दोनों के पास में टफ कोटिंग है, सीड कोट है, बट एंजियोस्पर्म के सीड के अंदर ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म है, और जिम्नोस्पर्म के सीड के अंदर हैप्लॉइड एंडोस्पर्म है। तो जो नरिशमेंट देने वाला टिश्यू है बहुत ताकतवर है, इसलिए सीड की वायबिलिटी जो है बहुत रहती है, ठीक है, वो कहीं पे भी किसी भी कंडीशन में जर्मिनेट हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड, हेंस एंजियोस्पर्मिक सीड हैव अ बेटर वायबिलिटी देन द जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, जिम्नोस्पर्म के सीड से भी ज्यादा वायबिलिटी, बेटर वायबिलिटी हमें एंजियोस्पर्म के सीड की देखने को मिलती है। नाउ यहाँ पे ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंजियोस्पर्म इन विच टू मेल गैमेट्स टेक, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन जो है ना, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है बेटा एंजियोस्पर्म का, बराबर है, ये किसी दूसरे प्लांट ग्रुप में देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि फर्टिलाइजेशन ब्रिंग्स अबाउट रिकॉम्बिनेशन। अब देखो ये तो ऐसा पॉइंट है कि जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो डेफिनेटली वेरिएशंस इंट्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स यू कैन सी। आपने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ये चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर मैं ये वर्ड लिखता हूँ ना, क्लोन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा बेटा जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं वो जेनेटिकली, मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली आइडेंटिकल होते हैं, इसीलिए उनको हम लोग क्लोन कहते हैं, ठीक है ना, क्लोन कहते हैं, मतलब ये चार इंडिविजुअल अगर, है ना, अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हुए तो ये चारों जेनेटिकली आइडेंटिकल है, इसीलिए ये एक पूरे इस टीम को मैं क्लोन कहता हूँ, पूरी टीम क्लोन है। एक एक इंडिविजुअल ऑफ क्लोन इज कॉल्ड एज व्हाट, द रैमेट, एक एक सिंगल इंडिविजुअल को मैं रैमेट कहता हूँ, बिल्कुल सही बात ठीक है। तो जब भी बेटा हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं, है ना, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, सपोज ये चार बच्चे प्रोड्यूस हुए, ठीक है, तो ये चारों के चारों जो है ऑल ऑफ देम आर कंसिडर्ड एज व्हाट द, एक पूरी टीम जो है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेनी, दिस इज अ प्रोजेनी, ठीक है, और एक एक इंडिविजुअल को बेटा हम लोग बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, जब भी हम लोग क्लोन और ऑफस्प्रिंग ये वर्ड यूज करते हैं, हमेशा याद रखना, क्लोन जब भी वर्ड आएगा तो आपको समझना है कि सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल है,
और ऑफस्प्रिंग ये शब्द आता है, देखो दिस इज अ वर्ड ऑफस्प्रिंग्स। तो ऑफस्प्रिंग समझ में आ जाए कि ये जेनेटिकली इनमें थोड़े थोड़े डिफरेंसेस है, मतलब खुद भाई बहनों के बीच में डिफरेंस रहेगा, ठीक है। ऑफस्प्रिंग्स दिस इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स कि ये थोड़े से, है ना, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हुए हैं। क्लोन ये समझ में आता है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हुए हैं। इज इट क्लियर? ये डिफरेंस है। क्लोन का अपोजिट टर्मिनोलॉजी आएगा ऑफस्प्रिंग्स। यस एवरीवन, बच्चों आपने कभी मेंडल के बारे में पढ़ा है ना, 9th-10th में पढ़ा होगा ना। तो वो जो बोलते हैं ना फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, उसमें ऑफस्प्रिंग लिखता है। वो क्यों लिखता है ये है ना, क्लियर करो। देखो ये देखो हम जेनेटिक्स में जब पढ़ेंगे ना तो उसमें ऑफस्प्रिंग ये वर्ड आएगा, क्लोन नहीं। पक्का? चलो आगे चलते हैं, डिफरेंस समझ में आ गया है तो बढ़िया बात है। ओके, अभी देखो यार सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में अगर हम लोग बात करें, अभी होगा क्या, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या होगा, ये हमें समझना है, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डील विद, ठीक है। इसके बाद में देखो, मतलब मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ। देखो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में सबसे पहले क्या होता है, एक तो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवर इनटू फ्रूट। ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है। वंस फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। तो अगर हम लोग ये चीज नोटिस करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे बेटा स्टेजेस आएंगे जिसका यहाँ पे मैपिंग भी है, ये सब हम लोग देखेंगे, और एंडोस्पर्म कैसे बनता है इसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे आता है सबसे पहले, है ना, डायग्रामेटिकली मैं थोड़ा सा यहाँ पे पेन एंड पेपर मेथड यूज करता हूँ, ठीक है। और मैं पहली तो तीन चीजें यहाँ पे आपको समझा दूं। देखो टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म कैसे बनेगा, एंडोस्पर्म कैसे बनेगा, इट्स अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन न्यूट्रिटिव टिश्यू formed by the triple fusion in angiosperms, ठीक है। ट्रिपल फ्यूजन से बनता है। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड सीडलिंग्स, ठीक है, जो इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड सीडलिंग्स, तो ये उसका काम है एंडोस्पर्म का, नरिशमेंट देना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। बट देखो सारे ही एंडोस्पर्म एक जैसे नहीं बनते, कुछ फर्क है, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग प्यारे बच्चों मुद्दे को समझते हैं। ओके, देखो बात ये है कि ये आपका, ये देखो ये यहाँ पे है बच्चों एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक बड़ा क्लियर है। अभी एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट एक्चुअली इनसाइड, एम्ब्रियो सैक कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूसेलस, ये न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे बन चुका है बेटा जाइगोट, ये है जाइगोट, ठीक है। यहाँ पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये सेल को मैं कहता हूँ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब आप देख रहे हो कि यहाँ जो एंटीपोडल थे यहाँ पे वो डिजेनरेट हो चुके हैं, यहाँ जो सिनर्जिड थे वो डिजेनरेट हो चुके हैं, है ना। बाहर के साइड में जो इंटेगुमेंट के अंदर की बात है ना, तो यहाँ पे बेटा बहुत सारे सेल है जो कि न्यूसेलस के सेल है, दीज आर ऑल सेल्स ऑफ द न्यूसेलस, ठीक है। ये सारे बेटा न्यूसेलस के सेल है जो, है ना, यहाँ इसके बाजू में आपको देखने को मिलते हैं, जिन्होंने सराउंड करके रखा हुआ है एंडोस्पर्म, ये आपका जो एम्ब्रियो सैक है उसको सराउंड करके रखा हुआ है। सो दिस एंटायर टिश्यू इज अ न्यूसेलस, इसको बोलते हैं न्यूसेलस। अब जो भी एम्ब्रियो का और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा यहीं पे होगा, करेक्ट है ना, यहीं पे होगा ना। इसके ऊपर तो इंटेगुमेंट का कोटिंग है, अगर आप चाहो तो मैं ऐसे बना दूं भाई ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग रहे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये, है ना, इनर इंटेगुमेंट है और ये बेटा आउटर इंटेगुमेंट है, इस तरह से, ठीक है। सो ये रहा डायग्राम, ओके।
तो बच्चों देखो, यहाँ न्यूसेलस है, सब कुछ है, बट आपको चेंज देखना है। ये जो चीज थी ना, ये वाली है ना, ये इस तरह से कन्वर्ट हो चुके हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, है ना। एक पीईएन है जो कि ट्रिप्लॉइड है 3N, और एक जाइगोट बन चुका है जो कि डिप्लॉइड है। नाउ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो जाइगोट है ना, आगे चल करके एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, है ना। ये जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, मतलब ये अपना सेल नंबर 1 नंबर 2 डिवाइड करेगा। सेल जैसे जैसे डिवाइड होता चला जाएगा ना, उसको अभी खाना चाहिए, तो ये खाना प्रोवाइड करने का काम जो है इस पीईसी के पास में। तो सबसे पहले इस पीईसी में डिवीजन होते हैं, और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है वो इतना डिवाइड करेगा, माइटोसिस करेगा, कि इससे बन जाएगा बेटा एक टिश्यू। उस टिश्यू को ही हम लोग एंडोस्पर्म कहेंगे। और ऑब्वियसली बेटा उसकी वो अपने आप को इतना बड़ा बना लेगा कि धीरे धीरे ये न्यूसेलस खत्म हो जाएगा। सो अगर मैं नेक्स्ट डायग्राम आपको दिखाऊं, इसकी नेक्स्ट डायग्राम अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, तो देखो ये ऐसे होगा बेटा। ये वो न्यूसेलस वाला सर्कल मैंने बना दिया, ये न्यूसेलस वाला सर्कल है, बट थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। अभी क्या है, ये एंडोस्पर्म वाला सर्कल था, जो भी एम्ब्रियो सैक वाला, ये एंडोस्पर्म बढ़ चुका है, ठीक है, बहुत बड़ा हो रहा है, ये देखो। और न्यूसेलस खत्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ सेंटर में अभी भी एम्ब्रियो वाला सेल वेटिंग पोजीशन पे है, जाइगोट जो है अभी भी वेट कर रहा है। बट जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो इतना ज्यादा डिवाइड कर चुका है कि उससे बन जाता है बेटा एक टिश्यू, एक मल्टी सेलुलर टिश्यू, जिसका हर सेल, एवरी सेल इज अ ट्रिप्लॉइड। और किसको रिप्लेस कर रहा है वो, किसकी जगह पे अतिक्रमण कर रहा है वो, एनक्रोचमेंट हो रहा है। देख लो यहाँ पे न्यूसेलस वाली जो पोजीशन है, जहां न्यूसेलस है बेटा, वहां पे वो इंक्रोचमेंट कर रहा है। तो आजू बाजू में, इस जायगोट के आजू बाजू में एक बहुत बड़ा टिश्यू बन जाता है। ये एक ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बन चुका है। चलो मुझे एक आंसर दो ये डायग्राम में से, कि ये जो एंडोस्पर्म बना, ये ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, ये अंदर ही बना, ओव्यूल के अंदर ही बना, ठीक है। धीरे धीरे बेटा न्यूसेलस खत्म हो रहा है, न्यूसेलस अल्टीमेटली बेटा जैसे जैसे ये बहुत ज्यादा ग्रो हो जाएगा एंडोस्पर्म, तो न्यूसेलस विल वाइप्ड आउट, न्यूसेलस विल बी गॉन, न्यूसेलस नहीं रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एंडोस्पर्म ने न्यूसेलस की जगह रिप्लेस कर दी। जो एक सिंगल पीईसी सेल था, उसने इतनी बार खुद को डिवाइड किया कि वहां पे एक नरिशमेंट देने वाला टिश्यू बन गया। डिप्लॉइड सेल थे ना रे, न्यूसेलस डिप्लॉइड सेल का था, उसके जगह पे ट्रिप्लॉइड सेल का टिश्यू आया। एक डिप्लॉइड टिश्यू को ट्रिप्लॉइड टिश्यू ने रिप्लेस किया, ताकि वो अच्छा नरिशमेंट दे सकता है, इसीलिए। क्लियर है? ठीक है। वेट कौन कर रहा है, इंतजार कौन कर रहा है, ये जय गुड। ठीक है, तो इसका मतलब बेटा आपको ये समझना है कि एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है, जायगोट का जो डिवीजन शुरू होता है, उससे पहले फटाफट एम्ब्रियो एंडोस्पर्म बन जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो इसी एम्ब्रियो को नरिशमेंट देना है। जब ये जायगोट आराम आराम से डिवाइड होगा, तो इसको बेटा नरिशमेंट प्रोवाइड करना है। तो ये इतने क्विकली कैसे कर लेता है, ये हमें समझना है ना। ये ऐसा क्यों कर लेता है, एकदम फास्ट मेथड से क्यों, कैसे कर लेता है, ठीक है। तो बहुत से प्लांट्स में बेटा कॉमन मेथड है न्यूक्लियर टाइप। न्यूक्लियर टाइप मतलब ये जो पीईएन है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, बहुत तेजी से डिवाइड हो जाता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। बहुत सारे है ना, बहुत सारे न्यूक्लियस बना लेता है सबसे पहले, लॉट ऑफ न्यूक्लियस, पहले न्यूक्लियस ही बना लेता है। इसको स्पीडली बढ़ना है ना, स्पीडली बेटा अपने आप को बढ़ाना है, तो लॉट ऑफ, बिल्कुल तेजी से बेटा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कर लेता है। अभी पढ़ेंगे हम लोग, बट आपको समझ में आया। एंडोस्पर्म का पोजीशन दिखाई दिया, एंडोस्पर्म कहाँ बनेगा, कौन से सेल से बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से बनेगा, ठीक है। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल will divide and redivide, divide and divide and redivide very quickly, है ना, to get this entire massive structure that is called as the endosperm, ठीक है। आगे की डायग्राम देखो, आपको पॉइंट समझ में आया। आगे की डायग्राम देखो, आगे अगर आप देखोगे ना, तो ये देखो, अगर ये हमने बना लिया बेटा एंडोस्पर्म, ठीक है। और यहाँ पे
प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये जो एम्ब्रियो होता है, यहाँ पे एम्ब्रियो है टुवर्ड द माइक्रोपाइल, ठीक है, यहाँ एम्ब्रियो है। अब ये क्या करता है एम्ब्रियो, पहले तो एक ऐसा डिवीजन कर लेता है जिससे 2 सेल बन जाते हैं, ठीक है, 1 एंड 2 सेल, ठीक है। फिर धीरे 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 ऐसा डिवीजन करता है कि यहाँ पे एक फस्टोरिया बन जाता है, बहुत सारे मल्टी ऐसे 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 सेल का, और जो एम्ब्रियो बनने वाला सेल है वो बिल्कुल सेंटर में पहुंच जाता है, ठीक है, ताकि एंडोस्पर्म से जो नरिशमेंट मिल रहा है उसको हर तरफ से इक्वली मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये जो जाइगोट वाला सेल है ना, पहले तो यहाँ पे ये चीज बना लेता है, सस्पेंसर बना लेता है, ठीक। तो इस चीज को हम लोग समझेंगे, मतलब जो जाइगोट की पोजीशन यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको नीचे माइक्रोपाइल एंड की तरफ, वो वैसी नहीं रहती, बाद में ये एम्ब्रियो बनने के लिए जो एम्ब्रियोनल सेल है यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है, वो वहां पे सटक जाता है, बीच में चला जाएगा, ठीक है, टू गेट है ना, टू गेट नरिशमेंट, प्रॉपर नरिशमेंट फ्रॉम द ऑल द सेल्स ऑफ द एंडोस्पर्म। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये बाद में पढ़ेंगे कि ये कैसे करता है, ये बीच में कैसे आ जाता है ना, ये सब जो है एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट में देखा जाएगा। तो देखो इसमें दो पहले तो इंपॉर्टेंट पड़ाव है। एक, पहले तो एंडोस्पर्म बनना चाहिए, और वो कैसे बनेगा, इसके 3 मेथड है, तो तीनों मेथड हमें देखने पड़ेंगे। उसके बाद में बेटा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट 2 अलग अलग मेथड है, मतलब डाइकॉट में अलग वे से डेवलप होता है, मोनोकॉट में अलग वे से डेवलप होता है। दैट इज द ओनली डिफरेंस, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मैक्सिममली सेम होता है। बट ये 3 टाइप हम लोग पढ़ लेते हैं एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अब ये जो है यहाँ देखो 3 टाइप है, क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट एंडोस्पर्म इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 प्रकार का एंडोस्पर्म होता है। कैसा है, पहला कौन सा है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसमें क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है ना, पीईएन, जो सेंट्रल सेल के अंदर है, डिवाइड्स विदाउट वॉल फॉर्मेशन, मतलब वो बहुत तेजी से सिर्फ कैरियोकाइनेसिस करता है और साइटोकाइनेसिस करता ही नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म, ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंडोस्पर्म है, ठीक है। अब यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं, कॉटन, मेज, व्हीट, सनफ्लावर, कैप्सिला, कोकोनट, ठीक है। कोकोनट मिल्क जो हम लोग पी है ना, जो देखते हैं, डेफिनेटली कोकोनट मिल्क इज अ फ्री एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। कोकोनट मिल्क इज ए फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक। चलो, हॉस्टोरिया जो वर्ड अभी मैंने बताया आर कॉमन इन दिस एंडोस्पर्म, यहाँ पे हॉस्टोरिया बनता है, जो अभी मैंने बताया, नीचे सस्पेंसर और हॉस्टोरिया बनता है, जिससे एम्ब्रियो जो है बिल्कुल सेंटर में पहुंच जाए। तो ये एक मेथड है, इसको भी डायग्रामेटिकली देखेंगे अभी। दूसरा मेथड है बेटा सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म में होता क्या है, थोड़ा डिफरेंस है। जैसे जैसे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ठीक है, उस वैसे वैसे बेटा साइटोकाइनेसिस भी होता है। इट इज अकम्पनीड बाय द वॉल फॉर्मेशन, मतलब तुरंत जैसे ही एक बार पीएन डिवाइड हुआ तो फिर से है ना, तो वॉल फॉर्मेशन होता है। इसलिए इस तरह का जो एंडोस्पर्म है उसे हम सेल्यूलर एंडोस्पर्म कहते हैं, क्योंकि सेल बनता चला जाता है, ठीक है, बट ये थोड़ा स्लो होगा। Thus the cellular structure is formed. Example petunia, utricularia, peperomia, all these examples जिसमें cellular endosperm पाया जाता है। तीसरा है बेटा हेलोबियल एंडोस्पर्म। अभी हेलोबियल एक अलग ही टाइप है। ये जो हेलोबियल्स जो होते हैं मोनोकॉट, ठीक है, इनमें ही ये देखा गया है, मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर हेलोबी। तो हेलोबियल जो ऑर्डर है इनमें ही ये होता है, इसीलिए इसको हम लोग हेलोबियल टाइप कहते हैं। इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन द न्यूक्लियर एंड सेलुलर टाइप। अब ये इंटरमीडिएट का क्या मतलब है, इसको अभी हम लोग डायग्रामेटिकली देखेंगे। सो लेट्स बिगिन, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं एक एक, देखो वन बाय वन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले बच्चों, है ना, आपको पता होनी चाहिए कि 3 प्रकार से एंडोस्पर्म बनता है। जहां न्यूसेलस का टिश्यू है बच्चों, वहीं पे वो बनेगा, ठीक है, जहां न्यूसेलस का टिश्यू वहीं पे वो बनेगा। अगर आप ये डायग्राम देख रहे हो तो आपको दिखाई देगा, ये देखो, ये चलाजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ पे एंटीपोडल्स है, यहाँ पे बेटा वो आपका एग एपैरेटस है, और यहाँ पे देखो मेल गमीट आ चुके हैं दोनों ग्रीन कलर के,
ठीक है, देन यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन हो चुका है। अभी आप देख रहे हो ये वाली डायग्राम मैंने अभी दिखाई आपको कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड नाउ यू कैन सी ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इतना डिवाइड हुआ कि इतने सारे न्यूक्लियस बना दिए उसने फटाफट। बट आप देख सकते हो कि एक भी सेल नहीं बना है उसी सेंट्रल सेल में बेटा, लॉट अप, और अल्टीमेटली सेंट्रल सेल का साइज इतना बड़ा हो जाएगा। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे बेटा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन चुके हैं, ठीक है, बहुत सारे। तो ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है और इसीलिए न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बन गया, ठीक है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बन गया। तो इतने सारे डीएनए हैं, मतलब इतने सारे मेटाबॉलिज्म करने वाले टिश्यू है। बट अल्टीमेटली बेटा धीरे धीरे जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट होना शुरू होता है वैसे वैसे ये साइटोकाइनेसिस करके ये भी सेल्यूलर बन जाता है। आपको ये बात याद रखनी है कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है वो अल्टीमेटली सेलुलर में ही कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे बहुत सारे जो न्यूक्लियस है, बहुत सारे न्यूक्लियस ये जो है बन तो जाते हैं, बट ये पेरिफेरल पोजीशन से डिवाइड करना शुरू कर देता है और अल्टीमेटली ये सेलुलर बन जाता है। तो इसमें बहुत सारे बेटा सेल्स बन जाते हैं, ये हमें याद रखना है, ठीक है। अल्टीमेटली इट बिकम्स सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। तो ऐसा है कि इसकी शुरुआत में ये बिल्कुल भी ऐसा प्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, बट अल्टीमेटली इट बिकम्स अ सेलुलर एंडोस्पर्म। रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी सिंपल, वेरी नॉर्मल। अब बेटा पॉइंट्स को यहाँ पढ़ते हैं, क्या कहता है देखो। यहाँ होता क्या है कि दिस इज अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, ऑब्वियसली ये सबसे कॉमन टाइप है। Here, the PEN divides mitotically by free nuclear division to form two endospermic nuclei. पहले दो न्यूक्लियाई बना देगा। Here, karyokinesis is not followed by the cytokinesis. यहाँ पे बेटा जैसे जैसे कैरियोकाइनेसिस होता है उसके बिल्कुल बाद में साइटोकाइनेसिस होता ही नहीं है। So there is a no wall formation, ठीक है, यही है, बड़ा सिंपल है। Both the nuclei remain in the common cytoplasm of the central cell, है ना, ऑफ द एम्ब्रियो सैक। मतलब जो भी न्यूक्लियाई बने हैं पहले दो, वो बिल्कुल है ना इसमें रहते हैं, सेंट्रल सेल में ही होते हैं। दिस इज फॉलोड बाय द फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस इन दिस टू न्यूक्लियाई। तो दोनों न्यूक्लियस बेटा डिवाइड होते चले जाते हैं। एंड एज द डिवीजन प्रोग्रेस न्यूक्लियाई आर पुश टुवर्ड्स द पेरीफेरी। जैसे इस डायग्राम में आपने देखा कि सारे न्यूक्लियस पेरीफेरी पे अरेंज हो जाते हैं, सेंटर में नहीं रहते, ठीक है। एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज क्रिएटेड, बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल बन जाता है। उसके बाद में साइटोकाइनेसिस एंड वॉल फॉर्मेशन देन बिगिंस आफ्टर अ डिले। मतलब क्या है कि पूरी तरह से ये बन चुका है और उसके बाद में बेटा है ना सेल का जो है डिवीजन शुरू हो जाता है, मतलब सेल वॉल फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। एंड प्रोसीड्स फ्रॉम द पेरीफेरी टुवर्ड द सेंटर। जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया था, सब कुछ बेटा पेरीफेरी से शुरू हुआ है ना, डिवीजन जो है हमेशा पेरीफेरी से लेकर के है ना सेल फॉर्मेशन होता जाता है, होता जाता है, ठीक है। और अल्टीमेटली पूरा जो टिश्यू है अंदर का वो एकदम सेल से भर जाता है। सो दस द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज इवेंचुअली कन्वर्टेड इनटू सेलुलर एंडोस्पर्म। तो वो अल्टीमेटली सेलुलर एंडोस्पर्म, बट उसकी जो शुरुआत हुई है बड़ी ही तेजी से बेटा वो बनने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर बेटा वो कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी करता रहेगा तो बेटा उसे समय लगेगा, समय लगेगा ना। उसको तो एम्ब्रियो बनने से पहले पूरा टिश्यू बना लेना है तुरंत, करेक्ट है। एम्ब्रियो अपना करता रहे कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, ये इधर नहीं, ये फटाफट अपना पहले पूरी तरह से न्यूक्लियस डिवाइड करा लेता है, देन धीरे धीरे बेटा अपना खुद को भी सेलुलर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट कर लेता है। और ये मोस्ट कॉमन मेथड है, ये ज्यादा से ज्यादा प्लांट में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये मेन टाइप है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन का। So nuclear type of the endosperm is a commonly seen in maize, wheat, rice, sunflower, etc. अब बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, but this is the way the endosperm will form, nuclear type, nuclear है ना, न्यूक्लियर इसीलिए क्योंकि ये पहले बहुत बार न्यूक्लियस का डिवीजन कराता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाले को देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, सेलुलर टाइप में वही बात है बेटा। अभी जो पहला जो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ था ना, पहला जो सेल न्यूक्लियस डिवाइड होता है पीएन, ये तो पीएन है,
जैसे इसने दो न्यूक्लियस बना लिए, एक और दो न्यूक्लियस जैसे बना लिए, वैसे ही बेटा वो साइटोकाइनेसिस कर लेता है। मतलब सेंट्रल मदर सेल के बेटा दो सेल बन जाते हैं, और जैसे जैसे ये डिवीजन करता चला जाएगा, जैसे एक दो तीन चार बना तो चार सेल बना लिए। तो यहाँ पे हम लोग सीधा बोल सकते हैं कि कैरियोकाइनेसिस इज ऑलवेज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। सो हियर द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन इन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस, इज इमीडिएटली फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। मतलब यहाँ डिले नहीं होता, देयर इज नो डिले, एंड द वॉल फॉर्मेशन विल बी देयर। ठीक है, तो यहाँ वॉल फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, तो इसीलिए इसको हम लोग सेल्यूलर एंडोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, इसमें फ्री न्यूक्लियर कंडीशन आती ही नहीं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होता। सो देखो, each successive mitosis in the daughter cell is accompanied by the formation of the same pattern. ठीक है, each successive mitosis in the daughter cell is accompanied, वैसा ही होता चला जाएगा। मतलब आगे आने वाले सेल फिर से कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस दोनों करते चले जाएंगे। मतलब यहाँ पे कहीं पे भी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन आपको देखने को नहीं मिलेगा। Thus the developing endosperm is a cellular right from the beginning, पहले से ही वो सेलुलर है। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना, इट इज सीन इन द डाइकॉट्स, ये डाइकॉट्स है, इट इज सीन इन द डाइकॉट नॉट द मोनोकॉट, लाइक गैमोपेटेली। अब ये गैमोपेटेली जो ग्रुप है पॉलीपेटाली से अलग, गैमोपेटाली मतलब क्या होता है, जिनके पेटल्स फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, उनके केस में ही ये एग्जांपल आपको देखने को मिलते हैं इसका, जैसे कि दतुरा है, पेटूनिया है, डोक्सा है। तो है ना, ये बहुत नॉर्मल सा पॉइंट है। तो ये आपको मोस्टली डाइकॉट में ही देखने को मिलता है, मोनोकॉट में नहीं देखने को मिलता। ये सर, तो अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं, ये एग्जांपल देखो तो, मेज, व्हीट, राइस, बेटा ये क्या है, मोनोकॉट। दिखाई दे रहा है? देखो ये हम लोग एकदम बाय द लॉ ऐसा नहीं बोलते कि इसको ये मोनोकॉट में होता है वो डाइकॉट में, हम लोग ये तो मोस्टली कॉमनली इट इज सीन इन द मोनोकॉट है ना। बस एग्जांपल वहां पे, मतलब अगर एग्जांपल आ गया, डेटा बेस्ड क्वेश्चन आया तो आपको जज करने के लिए आसान है, हाँ हाँ है ना, यस न्यूक्लियर टाइप मोनोकॉट। ठीक है, सो यहाँ देखो थोड़ा सा देखते हैं, देखो डाइकॉट्स लाइक गैमोपेटाली, मतलब जो मोनो है ना, पॉलीपेटाली वाले जो डाइकॉट है उनमें आपको सेलुलर टाइप ज्यादा करके देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपल अगेन। एक आता है हेलोबियल टाइप, इसको बड़े ध्यान से देखो आप लोग। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, आप बहुत ही सिंपली आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये तो यहाँ तक स्ट्रक्चर सेम है, पीईएन। बट इसने क्या किया ना, ये जो पीईएन का जो है न्यूक्लियस है ना, वो जो है ना एक साइड में शिफ्ट हो गया। ठीक है, वन साइड में शिफ्ट हो गया। अब जैसे ही एक साइड में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, इस तरह से डिवीजन कर लेता है, अनइक्वल डिवीजन। अनइक्वल डिवीजन मतलब जब पहला उसका ये होता है कैरियोकाइनेसिस, दो न्यूक्लियस बनते हैं, तो फॉलोड बाय अनइक्वल साइटोकाइनेसिस, तो एक बड़ा सेल बनता है, एक छोटा सेल बनता है। It is an intermediate type between the nuclear and the cellular type of the endosperm. ठीक है, the first mitotic division in primary endosperm nucleus is accompanied by cytokinesis and wall formation. तो पहला डिवीजन जो होता है उसमें बेटा है ना, कैरियोकाइनेसिस के तुरंत बाद में साइटोकाइनेसिस हो जाता है उसमें भी। ठीक है, बट द सब्सिक्वेंट न्यूक्लियर डिविजन्स आर फ्री, उसके बाद में बेटा जो न्यूक्लियस है ना, उसके बाद फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होना शुरू हो जाता है। आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, आई रिपीट वन मोर टाइम, बड़ा ध्यान से। पहला न्यूक्लियर जब डिवाइड होगा, न्यूक्लियस जब डिवाइड होगा, उसके तुरंत बाद दो सेल बन जाएंगे, वो भी अनइक्वल साइज के। ठीक है, एक छोटा सेल बनता है, एक बड़ा सेल बनता है। यस, नॉर्मल। ठीक है, अब बेटा जो एक्चुअली जो बड़ा सेल बनता है, उस बड़े सेल में आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी कि तुरंत बाद बेटा उस बड़े सेल में आपको प्री न्यूक्लियर डिवीजन डिवीजन देखने को मिला है, मतलब न्यूक्लियर टाइप दिखने को मिलेगा। इसीलिए इसको ना हम लोग न्यूक्लियर टाइप कहते हैं और ना ही सेलुलर टाइप कहते हैं, इट इज इंटरमीडिएट टाइप। ठीक है, सो मुद्दा बहुत सिंपल है, द न्यूक्लियर डिवीजन आर मोर एट द माइक्रोपाइलर एंड।
ठीक है, जो माइक्रोपाइलर एंड होता है उस तरफ बेटा ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो डायग्राम है ना, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। यहाँ एम चाहिए, यहाँ सी, ठीक है, यहाँ माइक्रोपाइल चाहिए, यहाँ ये इस तरह से, ठीक है, चला जा चाहिए पक्का। तो थोड़ा ध्यान देना इसमें, इसमें गलती है। माइक्रोपाइल से चला था, माइक्रोपाइल चला था, ओके। ऑलवेज दिस जायगोट इज टूवर्ड द माइक्रोपाइल, रिमेम्बर माइक्रोपाइल हमेशा, सॉरी माइक्रो जो है जायगोट है वो हमेशा माइक्रोपाइल की तरफ होता है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। सो आपको ये है ना, ये अनइक्वल डिवीजन हुआ, अनइक्वल डिवीजन होता है इसमें, छोटा सेल ऊपर बनेगा, बड़ा सेल नीचे बनेगा, छोटा सेल चलाजा की तरफ है, और बड़ा सेल जो है लार्जर सेल इज टूवर्ड्स द माइक्रोपाइल। और उसमें बड़ी ही तेजी से बेटा आपको देखने को मिलता है एक नॉर्मल पॉइंट जिसको हम लोग कहते हैं free nuclear division. So first division is followed by the cytokinesis, but subsequently then the next karyokinesis are nuclear type. ठीक है, so the chalazal end, ठीक है, then it is seen in monocots of the order Helobi like Vallisneria, है ना, then Limnophyton etc. ठीक है, तो इन जैसे प्लांट, आप वेलिस्नेरिया ये प्लांट को डेफिनेटली जानते हो, वेलिस्नेरिया जो हम लोगों ने हाइड्रोफाइट के एग्जांपल में देखा था, ठीक है। सो दिस इज एग्जांपल, दिस इज वेरी गुड थिंग अबाउट व्हाट द हेलोबियल टाइप, यस और नो, यस एवरीवन, ठीक है, ये क्लियर है आपको, ये समझ में आया हेलोबियल टाइप? डू यू वांट एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? हेलोबियल टाइप इज क्लियर टू यू? ओके, सो आई विल जस्ट समराइज इट। देखो न्यूक्लियर टाइप में फटाफट न्यूक्लियस डिवीजन होगा, नो साइटोकाइनेसिस, ठीक है, डिलेड साइटोकाइनेसिस विल बी सेम। सेल्यूलर टाइप में बेटा जिस समय न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं उसी समय सेल, है ना, डिवाइड होता है, तो साइटोकाइनेसिस, है ना, डायरेक्ट बेटा फॉलो करता है कैरियोकाइनेसिस को। हेलोबियल टाइप में जो पहला डिवीजन होता है वो, है ना, न्यूक्लियस का, उसके तुरंत बाद बेटा सेल बन जाते हैं, बट दो अनइक्वल साइज के सेल बनते हैं, छोटा और बड़ा, ठीक है, और बाद में इन दोनों ही सेल्स में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। ऑल्दो इस डायग्राम में नहीं दिखाया, बट दोनों ही सेल्स में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलता है, बट ज्यादा करके माइक्रोपाइल के साइड में बहुत तेजी से न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। सो दीज आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, ऑफ द एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, देखो यहाँ पे हमें ये नोटिस करना है कि एंडोस्पर्म का प्रेजेंस है या एंडोस्पर्म का प्रेजेंस नहीं है, उस बेसिस पे बच्चों, है ना, सीड्स के टाइप बनते हैं। एक होता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और एक होता है एंडोस्पर्मिक सीड। अब ये जो चीज है ये आपके मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो 11th स्टैंडर्ड का है चैप्टर, उसमें भी दिए गए हैं, एक एक फैमिली दी गई है और हर एक फैमिली में कौन सा सीड बनता है ये भी दिया गया है। देखो इन सीड्स लाइक ग्राम, बीन एंड पी, the endosperm is completely absorbed by the developing embryo। तो जैसे जैसे सीड बेटा देखो बनता है, सीड बनने से पहले ही जायगोट तेजी से डिवाइड होता है और पूरा एंडोस्पर्म खा जाता है, एंडोस्पर्म होता ही नहीं है, तो इसके कोटिलेडॉन में सारी चीजें भर जाती है, ठीक है। एज ए रिजल्ट द सीड डज नॉट कंटेन एंडोस्पर्म एंड द कोटिलेडॉन्स बिकम फ्लेशी, कोटिलेडॉन फ्लेशी हो जाते हैं, ठीक, ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ द फूड। ठीक है, देखो यहाँ पे उस दिन मैंने आपको चीज बताई थी कि न्यूसेलस ने खाना दिया, है ना, प्रोवाइड किया, नरिशमेंट प्रोवाइड किया एंडोस्पर्म को, तू डेवलप हो जा, तू आगे, है ना, संभाल। यहाँ पे क्या हो रहा है, एंडोस्पर्म बेटा मैं क्या चीज बता रहा हूँ, तू क्या पूछ रहा है? सर्वेश में तो मैं तो कोकोनट मिल्क के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, है ना। तुम पूछ रहे सर नारियल का पानी कैसे पी सकते, कैसे हो जाएगा? और नारियल पानी वाले के पास जाओ, वो कैसे पिलाता है देखो।
बड़ा ही सिंपल मेथड है। देखो हम लोग कोकोनट मिल्क के पास आएंगे, अभी आए अभी आएंगे, टेंशन मत लो। देखो दो सीड है, दोनों दो प्रकार के सीड होते हैं, वन इज अ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड एंड वन इज एंडोस्पर्मिक सीड। यहाँ देखो आपको ये समझना है कि जो नरिशमेंट देने वाला टिश्यू है वो पहले न्यूसेलस था, उसको रिप्लेस किया बेटा एंडोस्पर्म, ठीक है। इस एंडोस्पर्म को भी रिप्लेस किया जाता है बाय द कोटिलेडॉन, है ना, कोटिलेडॉन। ये जब चीज होती है तब हम लोग बोलते हैं उस सीड को नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। क्लियर है? ठीक है। देखो डेवलपिंग एम्ब्रियो को अगर न्यूसेलस खाना देता है तो उसे हम लोग बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। इफ डेवलपिंग एम्ब्रियो का नरिशमेंट अगर न्यूसेलस खुद करता है, ठीक है, तो ऐसे उसे हम लोग कहते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। अगर एंडोस्पर्म बन जाएगा, और एंडोस्पर्म अगर उसका नरिशमेंट करता है तो उसे हम लोग कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। और एंडोस्पर्म को रिप्लेस करके कोटिलिडॉन फ्लेशी हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर उसे हम लोग बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। इजी, नॉर्मल पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल थिंग, बहुत ही नॉर्मल पॉइंट है। तीन प्रकार आपको समझ में आया, आइदर न्यूसेलस नरिशमेंट कर रहा है, या तो एंडोस्पर्म नरिशमेंट कर रहा है, या तो कोटिलिडॉन ने बेटा वो प्लेस ले ली है, ठीक है। तो लास्ट एडवांस स्टेज हो सकती है कि कोटिलिडॉन ने ये प्लेस ले ली, ये आपको देखने को मिल रहा है ग्राम में, बीन में, पी प्लांट में, ठीक है। द कोटिलिडॉन बिकम फ्लैशी एंड थिक ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड and such seeds are called as eggs albuminous और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड तो आपको समझ में आ गया यार, जिसमें एंडोस्पर्म रिटेन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल व्हीट, मेज, ठीक है। देखो ये कैस्टर जो है, सनफ्लावर है, कोकोनट है, in seeds of the castor and cereals like the wheat, maize, the endosperm is not completely absorbed by the developing embryo. And such seeds are called as albuminous or endospermic seed. So that the cotyledons are very thin and papery, है ना, पेपरी कोटिलेडॉन होता है ना, एकदम पतले लीफ जैसा कोटिलेडॉन आपको देखने को मिलेगा, फ्लेशी कोटिलेडॉन आपको देखने को नहीं मिलता। तो देखो हम लोग जनरली कह सकते हैं कि मोनोकॉट जो होते हैं खास करके उनमें एंडोस्पर्मिक सीड देखने को मिलता है, और डाइकॉट में नॉन एंडोस्पर्मिक सीड देखने को मिलता है। ये हम लोग बहुत जनरलाइज वे में बोल सकते हैं, बट कुछ इंडिविजुअल एग्जांपल्स है जो कि, है ना, एक्सेप्शंस में आते हैं, जैसे कैस्टर। कैस्टर बेटा डाइकॉट है बट उसमें एंडोस्पर्मिक सीड होता है। दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। यस, ठीक है। अब बेटा हम लोग यहाँ पे अपने इस पॉइंट पे आते हैं। देखो क्या कह रहा है, डबल एंडोस्पर्म, क्या क्या पॉइंट है देख लेते हैं। कुछ पॉइंट है जो हम लोगों को समझने हैं। डबल एंडोस्पर्म ये क्या चीज होती है? द सीड्स विद द डबल एंडोस्पर्म इज फाउंड इन कोकोनट, है ना, कोकोस न्यूसिफेरा। एक को बोलते हैं हम लोग लिक्विड एंडोस्पर्म और दूसरे को बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। अब जब आप नारियल पानी पीने जाओगे, ठीक है, तो जो नारियल पानी आप लोग पीते हो वो लिक्विड एंडोस्पर्म है जो कि फ्री न्यूक्लियर टाइप का है, ठीक है। और जो खोबरा खाओगे, खोबरा, ठीक है, तो दैट इज सिंपली सेलुलर एंडोस्पर्म। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डबल एंडोस्पर्म, ठीक है। क्योंकि सेंटर में देखो पेरिफेरल साइड में खोबरा जमा हो जाता है, मैंने आपको बताया ना, जब भी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, ठीक है, तो बहुत सारे जो भी न्यूक्लियस है बेटा, फ्री न्यूक्लियर जब डिवीजन होता है तो ये बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। और हमेशा जब भी साइटोकाइनेसिस शुरू होगा वो पेरीफेरी से शुरू होता है। तो ये जो कोकोनट है उसमें, है ना, सेंट्रल पोर्शन जो है वो हमेशा बेटा वैसा ही रह जाता है, और बाजू बाजू में खोबरा बन जाता है, आजू बाजू में सेलुलर बन जाता है, और बीच में बेटा न्यूक्लियर टाइप ही रह जाता है। तो न्यूक्लियर टाइप ऐसा रह जाता है कि उसके सेल पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं और उसमें बन जाता है कोकोनट मिल्क। यस और नो, है ना, मतलब नारियल पानी जैसी चीज हम लोग पीते हैं उसको। एंड देन हियर
आजू बाजू में बेटा उसके खोबरा बनता है, मतलब सेलुलर टाइप रह जाता है। कभी बेटा नारियल फोड़ के देखो, आपको दिखाई देगा। यस सर, नो, है ना? इज इट क्लियर? देखो कोकोनट क्या चीज है, आपको ये क्लियर होना चाहिए। डन। नाउ दूसरा होता है बेटा स्टोनी एंडोस्पर्म। अभी देखो इट इज प्रेजेंट इन द बीटल नट। बीटल नट मतलब सुपारी जो होती है ना, एरेका नट, एंड द डेट पाम, फेनिक्स, है ना, डैक्टिलीफेरा। इनके केस में आप अगर उसको तोड़ोगे, मतलब सुपारी भी लोग खाते हैं, तो उसको तोड़ के देखेंगे अंदर बिल्कुल सॉलिड बेटा स्टोन जैसा वो एंडोस्पर्म बन जाता है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो स्टोनी एंडोस्पर्म यू कैन सी। उसके बाद आता है रूमिनेट एंडोस्पर्म। अब ये रूमिनेट क्या होता है? देखो मच्योर एंडोस्पर्म विद द इरेगुलरिटी एंड अनइवननेस इन द सरफेस इज कॉल्ड एज व्हाट, द रूमिनेट एंडोस्पर्म। ठीक है, एग्जांपल बेटा एनोना स्क्वेमोसा। ये क्या होता है एनोना स्क्वेमोसा? एनोना स्क्वेमोसा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट याद करो, क्या होता है एनोना स्क्वेमोसा? ऐसे कस्टर्ड एप्पल का क्या नाम होता है? तो अगर हम लोग इसका एंडोस्पर्म देखेंगे, तो ये उसका जो सरफेस होता है ना, ऐसे 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 होगा मतलब ऐसा स्मूथ नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग रूमिनेट एंडोस्पर्म कहते हैं। दिस इज व्हाट इरेगुलर। ठीक है, सो दैट्स नॉट वेल डेवलप्ड। रूमिनेट का मतलब है नॉट वेल डेवलप्ड। यस और नो? प्रॉपरली बना नहीं जैसे बनना चाहिए था। Excuse me. सो ये हो गया तीसरा चीज। ठीक है, नेक्स्ट वन एक आता है बेटा मोजाइक एंडोस्पर्म। सॉरी, मोजाइक एंडोस्पर्म क्या है? टिश्यूज ऑफ एंडोस्पर्म डू नॉट पोजेस सिमिलैरिटीज। अब एक एंडोस्पर्म बन गया, उसका पूरा टिश्यू, उसमें अलग अलग पैटर्न आपको दिखने को मिलेंगे, अलग कलर देखने को मिलते हैं। ठीक है, व्हाइट कलर, येलो कलर, थोड़ा थोड़ा व्हाइट कलर का एंडोस्पर्म होगा, थोड़ा थोड़ा येलो कलर का एंडोस्पर्म होगा। तो इसको हम लोग मोजाइक, मोजाइक पैटर्न का मतलब ये होता है अलग पैचेस दिखाई देना। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, द मोजाइक एंडोस्पर्म। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, ये बढ़िया एग्जांपल इसका मेज में है, जिया मेज, है ना। ये क्वेश्चन भी आया था, ये एम्स में है। ठीक है, एम्स के सारे क्वेश्चन है बेटा ये। उसके बाद है बेटा जेनिया। अब ये जेनिया क्या होता है थोड़ा ध्यान से समझना। जेनिया और मेटाजेनिया ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, अपोजिट है। ठीक है, चलो जेनिया का समझते हैं। द इफेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन ऑन कलर ऑफ एंडोस्पर्म इज कॉल्ड जेनिया। तो हम लोग को ये समझ में आना चाहिए कि देखो पोलन ग्रेन अगर बेटा ज्यादा कैरोटीनॉइड वाला है, उसमें येलो कलर ज्यादा है, तो फिर उसमें क्या होता है ना, ये मेज का जो एंडोस्पर्म है वो येलोविश पैचेस के साथ बनता है, नहीं तो नॉर्मल बनता है। ठीक है, तो पोलन ग्रेन का इफेक्ट होगा। पोलन ग्रेन जिस तरह का आया है उस हिसाब से बेटा इसका एंडोस्पर्म डेवलप होगा। तो इसको बोलते हैं जेनिया। जेनिया का मतलब है कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म इज अफेक्टेड बाय द पोलन ग्रेन, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पोलन ग्रेन। इसको बोलते हैं जेनिया। एग्जांपल फिर से वही बच्चों, मीन्स है, करेक्ट है ना। कलर ऑफ एंडोस्पर्म मैंने बताया। मेटाजेनिया क्या है? मेटाजेनिया एक अलग चीज है। द इफेक्ट ऑफ पोलन ऑन सोमैटिक टिश्यू lying outside the endosperm is called as a metazenia। इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज जैसे कि ये रूमिनेट बनता है ना, तो जो न्यूसेलस होता है बाहर का, ठीक है, इंटेगुमेंट है बाहर का, जहाँ खादा करके इंटेगुमेंट से सीड कोड बनता है। तो सीड कोड किस तरह से बनना चाहिए अगर इसके ऊपर पोलन ग्रेन का असर होता है? ठीक है, पोलन ग्रेन के जो भी केमिकल्स उसमें से आए हैं, उनका असर अगर इंटेगुमेंट्स के ऊपर होगा, सीड कोट के ऊपर होगा, म्यूसेलस के ऊपर होगा, तो फिर उसे हम लोग मेटाजेनिया कहते हैं। इज इट क्लियर? आसान है ना, इजी है। सो ये दो टर्मिनोलॉजीज है, वन इज व्हाट दी जेनिया और दूसरा है बेटा मेटाजेनिया। अब ये मेटाजेनिया आप लोगों को डेट पाम में देखने को मिलेगा, फिनिक्स में। ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपल। जेनिया और मेटाजेनिया आपको अगर क्वेश्चन आता भी है तो आपको याद रखना, पोलन ग्रेन का असर एंडोस्पर्म पे होता है तो जेनिया, और पोलन ग्रेन का असर बेटा
न्यूसेलस के ऊपर, इंटेगुमेंट के ऊपर होता है तो बेटा होता है मेटाजेनिया। इवन फ्रूट फॉर्मेशन के ऊपर होता है तो उसे हम लोग बेटा मेटाजेनिया ऐसा वर्ड यूज करते हैं। तो आते हैं बेटा दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। एक है कोकोनट मिल्क, जो बार बार हम लोग पूछते हैं, ठीक है। तो देखो कोकोनट मिल्क के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सिंपली द लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट इज यूज्ड इन टिश्यू कल्चर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडियम है। हमने जैसे बेटा टिश्यू कल्चर करना शुरू किया, मतलब एक फ्लास्क में अगर मैं प्लांट को डेवलप करना चाहता हूँ, जैसे हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं वैसे बेटा टेस्ट ट्यूब प्लांट, ठीक है, तो इसको टिश्यू कल्चर कहेंगे। द कोकोनट मिल्क फ्रॉम यंग फ्रूट्स इज रिच इन ऑक्सीन, हार्मोन्स है, साइटोकाइनिन हार्मोन्स है, गिबरेलिन हार्मोन है। तो बेटा टिश्यू कल्चर में आपको अगर याद हो तो ऑक्सीन का रेशियो अगर साइटोकाइनिन के रेशियो से अगर हम लोग ज्यादा डालेंगे कैलस के ऊपर, ठीक है, ऑक्सीन मोर देन द साइटोकाइनिन, तो क्या होता है रूट फॉर्मेशन होता है। और अगर हम साइटोकाइनिन का रेशियो ऑक्सीन से ज्यादा डालेंगे तो क्या होता है, शूट फॉर्मेशन होता है। बट पहले क्या होता था कि हम लोगों ने ये सब है ना मीडिया को मैनिपुलेट करने का चीज डिस्कवर नहीं किया था। जो पहले पहले के साइंटिस्ट ने टिश्यू कल्चर किया उन्होंने डायरेक्टली बेटा कोकोनट मिल्क यूज किया, ठीक है, क्योंकि कोकोनट मिल्क बहुत ज्यादा न्यूट्रिटिव होता है और उसमें सारे प्रकार के मिनरल्स और न जाने क्या क्या भरा पड़ा है। हम लोगों को बोलते हैं ना कि नारियल पानी जो है ना पीते रहना चाहिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, गिबरेलिन, ये सारे हार्मोन उसमें बेटा प्रेजेंट होते हैं। सो द एंडोस्पर्म ऑफ मेज इन यंगर स्टेजेस, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्न मिल्क, बड़ा ध्यान से वर्ड को पकड़ो, इट्स नॉट कोकोनट मिल्क, इट्स अ कॉर्न मिल्क, ठीक है। देखो ये मिल्क जैसे ही वर्ड आएगा आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, वो क्या है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, है ना, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दैट इज व्हाट यू हैव टू कैच। समझ रहे हो लिक्विड फॉर्मेट में जब भी आपको नजर आता है तो हैज बीन आल्सो यूज्ड फॉर द सेम पर्पस, उसी पर्पस के लिए बेटा इसको यूज किया गया था। तो ये देखो ये वाला वो हार्मोन है जियाटिन, जियाटिन है कि नहीं, इसको आइसोलेट किया गया था, ये साइटोकाइनिन है ना, ये फर्स्ट नेचुरली ऑब्टेन्ड बेटा साइटोकाइनिन है ना जियाटिन, ठीक है, दैट इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकोनट कॉर्न मिल्क, दैट्स अ सिंपल थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। यस, देन ये एक और अलग टर्मिनोलॉजी यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं ऑब्क्यूरेटर। अब ये ऑब्क्यूरेटर क्या है, इट इज अ बलून लाइक आउटग्रोथ which arise from the funicles or placenta, ठीक है, ये आउटग्रोथ है which arise from the funicles or placenta. It is responsible to direct the growth of the pollen tube toward the micropyle of ovule in ovary. It is also nourishes the pollen tube. It provides mechanical and chemical guidance to the pollen tube. तो बड़ा ही सिंपल है बेटा, कुछ भी मुश्किल बात नहीं है। ये देखो ये ओव्यूल है, ये उसका फ्यूनिकल है, ये माइक्रोपाइल है, ठीक है, ये माइक्रोपाइल है। अब यहाँ पे आपको बलून लाइक आउटग्रोथ देखने को मिलेगा, दिस इज ऑब्ट्यूरेटर। अब ये क्या करेगा, जो भी पोलन ट्यूब आ रहा है ना, अभी देखो सिनर्जी तो करता ही है, अट्रैक्ट करता है, बट है ना कुछ प्लांट्स में इस तरह का बेटा एक टिश्यू डेवलप हो जाएगा, या तो फ्यूनिकल में या तो जो प्लेसेंटा है जहाँ पे ये अटैच्ड है फ्यूनिकल, वहां पे बेटा ये आउटग्रोथ आती है, जो पोलन ट्यूब के ग्रोथ के लिए, नरिशमेंट के लिए, उसको डायरेक्शन देने के लिए मदद करती है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर। इज इट क्लियर, ठीक है, इट्स कॉल्ड एज व्हाट द ऑब्ट्यूरेटर। एंड ऑब्वियसली बेटा ये कहाँ पे इसका एग्जांपल हमने अभी देखा है ना, ओके ओके नो, ठीक है, चलो। तो ये देखो बहुत ही सिंपल हो गया, यहाँ पे इतनी सारी चीजें हम लोगों ने नोट की, समझी। ये था बेटा एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। मैंने आपको एक चीज बताई इनिशियल चैप्टर में कि जैसे ही एंडोस्पर्म प्रॉपर बन जाएगा तब आता है बेटा जाइगोट का डेवलपमेंट, मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट।
अब बेटा हमें एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की तरफ फोकस करना पड़ेगा कि यार एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, मतलब अभी होगा क्या एग्जैक्टली, ठीक है, ये हमें देखना पड़ेगा और इसी चीज को हम लोग समझेंगे। अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये डायग्राम को अगर देखोगे, ये इनलार्ज डायग्राम आपको दिखाई देती है, देखो ये माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है, ये इंटेगुमेंट है बेटा, दोनों इनर इंटेगुमेंट और आउटर इंटेगुमेंट, ठीक है। बट आपको दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा न्यूसेलस बचा हुआ है और पूरी तरह से बेटा एंडोस्पर्म ने अपनी उसकी पोजीशन ले ली है, न्यूसेलस को बिल्कुल पेरीफेरी धकेल दिया है और ये पूरा जो एरिया है, दिस एंटायर एरिया इज नाउ एंडोस्पर्म। बट क्या आप देख रहे हो कि है ना, ये माइक्रोपाइल की तरफ एक सेल है बड़ा सा, इसको, और ये बीच में बेटा ऐसे छोटा ऐसा, ठीक है, इसको हम लोग कह रहे हैं सस्पेंसर, ठीक है, इसको हम लोग कह रहे हैं सस्पेंसर। और ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेटा, ये है बच्चों एम्ब्रियो, जिसमें कोटिलेडॉन है, ठीक है, प्लिमुल है, रेडिकल है। बट आपको नोटिस करना है, नोटिस ये करना है कि एम्ब्रियो इज एट द सेंटर। क्यों, क्यों नोटिस करना है? देखो एंडोस्पर्म ये रहा, आजू बाजू में उसके बेटा न्यूसेलस ये रहा, ये न्यूसेलस है, ठीक है, ये न्यूसेलस है, ये एंडोस्पर्म है। बट जब इनिशियल लेवल पे आप देखोगे तो ये माइक्रोपाइल साइड है, दिस इज माइक्रोपाइलर साइड, ठीक है। तो आपको तो बेटा अगर मैं पूछता हूँ कि एम्ब्रियो कहाँ पे था, सॉरी जाइगोट कहाँ था, यहाँ पे है, यहाँ के जाइगोट को बेटा पुश करते 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 यहाँ पे पहुंचा दिया है ताकि वो नरिशमेंट प्रॉपरली ले सके। आप देख सकते हो एम्ब्रियो सेंटर में आ चुका है। तो पहला काम तो यही है एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, सबसे पहला काम है कि उस सेल को जो कि एम्ब्रियो बनेगा उसको बराबर सेंटर तक पहुंचाओ, एंडोस्पर्म के सेंटर तक पहुंचाओ। इज इट क्लियर? ये पहला काम है। इज इट क्लियर? समझ में आया क्या? ठीक है। तो देखो जायगोट के सारे सेल एम्ब्रियो नहीं बनाते, ये पहले समझ लो। जायगोट के सारे सेल एम्ब्रियो बनाते क्या? नहीं बनाते, ठीक है। इफ यू अंडरस्टैंड दिस वन, देखो ये देखो, ये जायगोट का सेल है जो एक सिंगल सेल है। अब ये सेल डिवाइड होगा, जैसे डिवाइड होगा तो इसके दो सेल बन जाएंगे, ये एक सेल बना और ये एक सेल बना। ऊपर वाले सेल को हमने सस्पेंसर सेल कहा, नीचे वाले सेल को हमने एम्ब्रियोनल सेल ये वर्ड यूज किया है, ठीक है, ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब एम्ब्रियोनल सेल से डायरेक्टली एम्ब्रियो बनता चला जाएगा और जो सस्पेंसर सेल है उससे बेटा सस्पेंसर बनेगा। ये देख सकते हो आप लोग, इस तरह से सस्पेंसर बन रहा है और ये एम्ब्रियो बन रहा है, सस्पेंसर बन रहा है, ये एम्ब्रियो बन रहा है, ठीक है। सस्पेंसर बढ़ता जाता है, एम्ब्रियो भी बढ़ता जा रहा है। सस्पेंसर देख सकते हो, सस्पेंसर एम्ब्रियो, सस्पेंसर एम्ब्रियो, समझ में आ रहा है? तो देखो सस्पेंसर डेवलप हो जाता है ताकि वो एम्ब्रियोनल सेल को, जो ये एम्ब्रियोनल सेल है, ठीक है, उसको मिडल ऑफ द एंडोस्पर्मस है ना, वो सस्पेंड कर सके। इसीलिए उसका नाम है सस्पेंसर, बिकॉज इट सस्पेंड द है ना embryonal cell into the endosperm's center. I think it is very clear to you, है ना, नॉर्मल पॉइंट है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। So let's understand this in this one, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे आते हैं, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि देखो जो भी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं, एक तो देखो जाइगोट का जो सिंगल सेल होता है ना, ये जाइगोट का सिंगल सेल डिवाइड हो जाएगा, ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा, पहला ट्रांसवर्स डिवीजन, और उससे दो सेल बना लेता है, अनइक्वल साइज के दो सेल बना लेता है, ठीक है। जो बेसल सेल है, बेसल सेल जो कि माइक्रोपाइल की तरफ होगा, ठीक है, और जो टर्मिनल सेल है बेटा वो हमेशा चलाजलेड की तरफ होगा, पक्का। तो बेसल सेल बनेगा, एक सेल बनेगा बेसल सेल, और दूसरा जो सेल बनता है बेटा वो एम्ब्रियोनल सेल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं बेटा, देखो एक तो बनता है बेसल सेल जिसको हम लोग सस्पेंसर सेल कहते हैं, और दूसरा टर्मिनल इसी के ऊपर है, टर्मिनल सेल या एम्ब्रियोनल सेल उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो दोनों सेल बनते हैं। नाउ
अगर आप बेसल सेल को ऑब्जर्व करो तो वो एक के ऊपर एक सेल बनाता चला जाता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिवीजन करेगा, और उसकी वजह से ऐसे लॉन्ग ऐसे इस तरह का बेटा सस्पेंसर बनता चला जाएगा। ठीक है, वो सिर्फ बेटा ऐसे ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा, ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा, मतलब ये वाला सेल है ना, ये सेल डिवाइड हो गया तो दो सेल बन जाएंगे इस तरह से। ठीक है, फिर बेटा दोनों सेल डिवाइड, ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, इस तरह से बेटा वो ट्रांसवर्स डिवीजन करता है और इस तरह से एक लॉन्ग स्लेंडर सस्पेंसर बनेगा। ठीक है, 7 to 10 सेल्ड सस्पेंसर। इसका काम क्या है? इट पुश द एम्ब्रियो टूवर्ड द एंडोस्पर्म। इसका काम यही है, ये क्या करता है, एम्ब्रियो जो है उसको बेटा एंडोस्पर्म की तरफ है ना धकेलता है। अब यहाँ देखो ये टर्मिनल सेल है, ये पहले डिवाइड हो करके ये वाला जो एम्ब्रियोनल सेल है ये इस तरह से डिवाइड होगा कि पहले 4 सेल स्टेज आएगी, फिर 8 सेल स्टेज आएगी। ठीक है, इसमें बेटा दो चार चीजें आती है, जैसे कि इपीबेसल हाइपोबेसल स्ट्रक्चर्स आते हैं। हाइपोबेसल मतलब 4 सेल जो सस्पेंसर की तरफ होते हैं, और इपीबेसल मतलब 4 सेल जो ऊपर की तरफ होते हैं। तो इपीबेसल सेल जो होते हैं टर्मिनल सेल, उनसे प्लूमल और कोटिलेडॉन बनता है। मैं डायग्रामेटिकली सारी चीजें है ना ड्रॉ करके बताऊंगा। उसके बाद बेटा यहाँ पे देख लेते हैं हाइपोबेसल। हाइपोबेसल में देख लो जो भी होता है उससे हाइपोकोटिल और रेडिकल बनता है। दैट्स इट, दैट्स सिंपल थिंग। यस और नो? वेरी सिंपल थिंग। अगर ये सब आपको एकदम से क्लियर है तो हम लोग बेटा इन सारी चीजों को है ना नोट करते हैं, समझते हैं क्या क्या होगा, ये पहले देख लेते हैं। देखो, द फर्टिलाइज्ड zygote डेवलप्स a wall around itself to form the oospore। वर्ड दिखा आपको? जाइगोट का पहला कार्यक्रम क्या होगा? जाइगोट के पहले क्या करना है उसको? सब पहले खुद को प्रोटेक्ट कर लेना है भाई, है ना, कोई भी एडवर्स कंडीशन हो अपने को बचा लो। ठीक है, तो इसीलिए वो पहले हार्ड कोटिंग बना लेते हैं जिसको इसीलिए हम जाइगोट को oospore ये नाम देते हैं। क्या देते हैं बेटा उसको हम लोग? oospore। ठीक है, अब बेटा आगे आते हैं, आगे क्या है? The oospore soon divides to form two, namely the basal cell and terminal cell। दो सेल बना लेगा, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, टर्मिनल सेल और बेसल सेल। बेसल सेल हमेशा माइक्रोपाइल की तरफ होता है और टर्मिनल सेल माइक्रोपाइल के अपोजिट। ठीक है, मतलब चलाजा की तरफ होता है तो माइक्रोपाइल और एंड की तरफ दोनों ही। ठीक है, the oospore soon divides, oospore soon divides to form the basal cell and the terminal cell। The basal cell lies toward the micropylar end, while the terminal cell lies toward the center। मतलब अब चलाजल एंड बोल सकते हैं, बट सेंटर ऑफ द एंडोस्पर्म वो उधर फेस कर रहा है। The basal cell divides transversely, while the terminal cell divides vertically to form the four-celled shaped pro-embryo। Now this is a very important point। ठीक है, ये देखो ये 2 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो बनेगा, फिर बेटा ये सस्पेंसर बनता चला जा रहा है, देन 4 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो बनता है। प्रो एम्ब्रियो ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं बिकॉज देखो ये जो 2 सेल 4 सेल वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग एम्ब्रियो नहीं कह पाते, उतना बेटा उसकी है ना क्वालिफिकेशन नहीं है कि उसको हम लोग एम्ब्रियो कह सके। ठीक है, तो बेटा उसको हम लोग प्रो एम्ब्रियो, दिस वर्ड वी यूज, प्रो एम्ब्रियो है ना, मतलब टर्मिनल सेल सिंगल सेल इज है ना सिंगल सेल प्रो एम्ब्रियो, है ना 2 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो या तो 4 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। देखो अल्टीमेटली वो ऐसे ऐसे डिवीजन करेगा कि वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन जाता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं ग्लोब्यूलर प्रो एम्ब्रियो। दैट इज व्हाट द वर्ड वी यूज। ठीक है, द टू बेसल सेल डिवाइड ट्रांसवर्सली टू फॉर्म 7 to 10 सेल्ड सस्पेंसर। है ना, वो सस्पेंसर बनाता चला जाएगा, जितना बेटा सस्पेंसर के सेल बढ़ेंगे उतना जो है वो एम्ब्रियोनल सेल को सेंटर में भेज दिया जाएगा, दबाया जा रहा है, जा सेंटर में जा, सेंटर में जा, ऐसे। ठीक है, नाउ द अपर मोस्ट सेल ऑफ द सस्पेंसर। अब ये बहुत नोटिस करने वाला पॉइंट है, आप बार बार इस डायग्राम को देखोगे ना तो ये पूरा सस्पेंसर देखोगे, जो माइक्रोपाइल की तरफ जो सेल होता है वो बहुत बड़ा सेल है। इस सेल को हम लोग हॉस्टोरियल सेल कहते हैं क्योंकि पैर फंसा करके बैठा हुआ है, सपोर्ट लेके माइक्रोपाइल में बराबर फंसा होता है, ताकि वो जो सेंट्रल जो एम्ब्रियोनल सेल है उसे बराबर दबा सके। ठीक है, आर यू श्योर, आर यू गेटिंग दिस? मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा, मतलब ड्रॉ करते करते समझाऊंगा, पहले तो ये नोटेशन लेते थे। ठीक है, the uppermost tail of the suspensor toward the micropylar end forms the
हॉस्टोरियल सेल। तो देखो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो बड़ा सेल बनता है इस सेल को हम लोग हॉस्टोरियल सेल कहते हैं। While the lowermost cells of the suspensor toward the terminal cell is called as a hypophysis। ठीक है, अब जो हम लोग बात कर रहे हैं ये वाला जो सेल है छोटा वाला, ठीक है, जो एकदम एम्ब्रियो के पास में है उसको हम लोग हाइपोफाइसिस ऐसा वर्ड यूज करते हैं, या दिया है नाम हाइपोफाइसिस। ठीक है, so these are the two things you have to understand very carefully, yes or no? Okay, the hostorial cell enlarges in size, उसका साइज बढ़ता चला जाता है, and attach the suspensor to the tip of the embryo sac. It helps to push the embryo toward the nutritive tissue called as the endosperm. तो बेटा हॉस्टोरियल सेल इतना बड़ा बन जाता है और बाद में बेटा वो क्या करता है, इतना साइज बढ़ने की वजह से और ज्यादा पुश मिलेगा और जो एक एम्ब्रियो सेल जो है वो सेंटर में एंडोस्पर्म के सेंटर में पुश किया जाएगा। द हाइपोफाइसिस, अभी हाइपोफाइसिस का क्या होता है, गिव्स राइज टू द एम्ब्रियोनिक रूट एंड रूट कैप। ये बात हमेशा याद रखना कि एम्ब्रियो से रेडिकल निकलता है बट रूट कैप इज फॉर्म बाय द हाइपोफाइसिस। ठीक है, ये बात को हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक रूट एंड द रूट कैप। आगे चलते हैं, the two terminal cells divide at the right angles to the first one to form four-celled embryo quadrant. Each of the four cell now divides transversely to form the 8-celled embryo। मतलब देखो ये जो टर्मिनल सेल है ना बच्चों, ये वाला, ये ऐसे डिवीजन करेगा जिससे पहले तो 4 सेल स्टेज आ जाए, 4 सेल से फिर 8 सेल स्टेज आ जाए, उसको हम लोग क्वाड्रेंट ऑक्टेंट ऐसा बोलते हैं। And then the right cell are arranged in 2 tiers of the 4 cells each. The lower tier of a 4 cell gives rise to the plumule and cotyledon, while the upper tier of the 4 cells near the suspensor gives rise to the hypocotyl. Now देखो ये जो है कंप्लीटली अगर आप देखोगे तो पहले तो हम लोग इसको ग्लोब्यूलर स्टेज कहते हैं, देख रहे हैं, फिर आता है बेटा हार्ट स्टेज और फिर आता है बेटा टॉर्पेडो स्टेज। दिस इज अ टॉर्पेडो स्टेज, ठीक है, दिस इज अ हार्ट स्टेज, दिस इज ग्लोब्यूलर स्टेज, उससे पहले आया बेटा है ना क्वाड्रेंट, उससे भी पहले आया है ना ऑक्टेंट और उसके पहले आया क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इस तरह से स्टेजेस हमें देखने को मिलती है। नाउ मैं थोड़ा सा ये चीज को बेटा आप लोगों को बताना चाहूंगा इन द डायग्राम, यहाँ पे ओके सी। देखो बच्चों हम लोगों को ये समझना है कि ये वाली जो चीज है ये एंडोस्पर्म बन चुका है और एंडोस्पर्म जहां बनता है यहाँ पे बच्चों हमारा जाइगोट प्रेजेंट है। ठीक है, ये एंडोस्पर्म का टिश्यू है और बेटा ये जाइगोट है। ये जाइगोट आपको सबसे पहले है ना आपको एक डिवीजन करते हुए नजर आएगा, है ना, उसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ट्रांसवर्स डिवीजन। तो जैसा ही फर्स्ट ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा तो हमें 2 साइज के सेल मिलेंगे, छोटा बड़ा। ठीक है, जो छोटा है इसको हम लोगों ने टर्मिनल सेल कहा, करेक्ट है ना, दिस इज अ टर्मिनल सेल। और जो बड़ा है बेटा ये बेसल सेल है। टर्मिनल सेल को ही हम लोग एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं और बेसल सेल को हम लोग सस्पेंसर सेल कहते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, ये माइक्रोपाइल की तरफ ही होना कार्यक्रम। तो बेसल सेल इज टूवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड और ये सेंटर ऑफ एंडोस्पर्म है, या तो चला जा इधर है। ठीक है, तो बेटा टर्मिनल सेल इज टूवर्ड द चला जा, एक्चुअली है तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही। ठीक है, ये दोनों सेल बेटा माइक्रोपाइल के पास में, बट इसको मैं बोलूंगा चलाजल, इसको बोलूंगा माइक्रोपाइलर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट डायग्राम। नेक्स्ट डायग्राम बेटा बड़ी ही सिंपल है। हमें क्या करना है, जो एम्ब्रियोनल सेल है ना, एम्ब्रियोनल सेल को हम लोग अलग कलर ले लेते हैं। यहाँ पे ये ग्रीन कलर मैंने ले लिया, दिस इज एम्ब्रियोनल सेल। इस एम्ब्रियोनल सेल को ये सेंटर तक पुश करेगा। कैसे करेगा, कैसे करेगा, ये जो बेसल सेल है ना, बेसल सेल बड़ी ही तेजी से डिवाइड होता है, तेजी से डिवाइड होता है और सिर्फ ट्रांसवर्स डिवीजन करता है। ट्रांसवर्स डिवीजन करने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे सेल बन जाते हैं। ठीक है, और ये इलोंगेट होता है।
ये वाला सेल जो है इलोंगेट होता है। इसका सबसे नीचे वाला जो सेल है थोड़ा बड़े साइज का रहता है, इसको हम लोग हॉस्टोरियल सेल कहते हैं, जो कि बेटा माइक्रोपाइल में, यहाँ पे जो माइक्रोपाइल है वहां पे प्रॉपर फिक्स हो जाएगा। ये है ना वो माइक्रोपाइल है ना, और ताकि बेटा उसको फर्मनेस मिले और इसको प्रॉपरली वो पुश कर सके। बट जो यहाँ पे एक सेल आपको दिखाया जा रहा है ठीक है, इसको हम लोग हाइपोफाइसिस कहते हैं, जो आगे चल करके रूट कैप बनाएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब बचता है जो ग्रीन कलर का सेल दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर का सेल जो कि सेंटर में पहुंच चुका है एंडोस्पर्म के। ये तो सस्पेंसर बना ना, दिस इज अ सस्पेंसर। ठीक है, दिस इज अ हॉस्टोरिया, हॉस्टोरियल सेल, दिस इज अ हाइपोफाइसिस। ठीक है, तो जो बिल्कुल एम्ब्रियो सेल के नीचे होता है उसको ही हम लोग हाइपोफाइसिस कहते हैं। ठीक है, जो सेल बेटा माइक्रोपाइल के पास में उसको हम लोग हॉस्टोरियल सेल कहते हैं, और बीच में जितना ही पूरा बेटा सस्पेंसर है जो कि बिल्कुल बेटा उसको सस्पेंड करेगा, एम्बेड करेगा इनटू द सेंटर ऑफ द एंडोस्पर्म, ताकि एंडोस्पर्म से बेटा उसको बहुत इजीली नरिश मिल सके चारों तरफ से। क्योंकि अगर ये इसी कॉर्नर पे एम्ब्रियोनल सेल रहा तो इधर के जो एंडोस्पर्म सेल है वहां से नरिशमेंट बेटा यहाँ तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो ये बहुत ही लॉन्ग टर्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा, जैसे नहीं महाराष्ट्र में। ठीक है, ये महाराष्ट्र, यहाँ है मुंबई बेटा। प्रॉब्लम है यहाँ जो लोग रहते हैं चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, नांदेड़, ये सब जो भी इधर रहते हैं, इनको बेटा अगर कोई भी मेन मंत्रालय में पहुंचना है तो बड़ी तकलीफ है। तो हमें एक सस्पेंसर लगा करके मुंबई को यहाँ ढकेलना पड़ेगा, एंड यू डोंट हैव द सी, है ना। बट चलो, सो दैट इज अ डिफरेंट केस, है ना। तो बेटा यहाँ मुद्दे पे आते हैं कि अगर सेंटर में होना ये तो सबके लिए बेटा बहुत ही, है ना, कन्वीनियंट होता है। तो दैट इज व्हाट द रूल फॉलोड हियर। अब चलो आगे चलते हैं यहाँ पे। ओके, तो अब होता क्या है, अब मैं वो ग्रीन सेल को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। जो ग्रीन सेल है वो ये है बच्चों, ये वो सेल है जिसको हम लोगों ने एम्ब्रियोनल सेल कहा। यहीं पे बड़ा ध्यान से बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोगों ने कहा एम्ब्रियोनल सेल। ठीक है, अब ये जो एम्ब्रियोनल सेल है ये क्या करता है, इट शोज द फर्स्ट ट्रांसवर्स डिवीजन। जैसे ही फर्स्ट ट्रांसवर्स डिवीजन होगा तो आपको बेटा दो सेल मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से, इसको बोलेंगे बेटा हम लोग टू सेल्ड प्रोएम्ब्रियो। अब हमेशा याद रखना कि इसके नीचे साइड में यहाँ पे सस्पेंसर है। ठीक है, अब हम वो बार बार ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि हमें मेन कंसेप्ट समझना है। नाउ व्हाट हैपेंस, आपको क्या करना है, एक एप्पल खरीदना है, एप्पल, एप्पल खरीद लो। उस एप्पल को है ना ऐसे हाथ में पकड़ के उसके बीच में बराबर उसको काट दो, तो आपको बेटा दो हाफ्स मिलेंगे एप्पल के, बराबर है। सेम थिंग हैपेंड हियर। तो बेटा यहाँ हमें दो हाथ में अभी क्या करना है, उसी एप्पल को बराबर एक, है ना, एक हाफ और दूसरा हाफ एक दूसरे को पकड़ो और उसको ऊपर से कट करो। ऊपर से कट करोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड डिवीजन जो है, फर्स्ट डिवीजन जो है ट्रांसवर्स था। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है सेकंड डिवीजन इज राइट एंगल टू द फर्स्ट, मतलब वर्टिकल डिवीजन होना चाहिए, सेकंड डिवीजन शुड बी वर्टिकल। ठीक है, पहला डिवीजन आप लोगों ने ट्रांसफर्स किया, सेकंड डिवीजन शुड बी वर्टिकल। तो क्या हो जाएगा बेटा, हमें क्या मिलेगा, ऊपर बेटा दो टुकड़े मिलेंगे, नीचे दो टुकड़े मिलेंगे, मतलब चार, तो क्वाड्रेंट बन जाएगा। ठीक है, सो यू विल गेट अ स्ट्रक्चर। मतलब ये आपका पहला डिवीजन था जिससे दो सेल मिले थे। ठीक है, अभी आपने क्या किया, ऊपर से उसको कट कर दिया, तो बेटा हो जाता है ना, इस तरह से चार सेल। तो ये तो फोर सेल्ड प्रोएम्ब्रियो। आर यू श्योर? ठीक है, अभी इसको एक्चुअली मैं वर्टिकल डिवीजन कहता हूँ, इट्स नॉट अ राइट एंगल, बट अंडरस्टैंड दिस। अभी क्या करना है, जो नेक्स्ट डिवीजन होगा उसके बाद का नेक्स्ट डिवीजन, उसी एप्पल को, ठीक है, पूरा है ना ऐसे घुमाओ, और घुमा करके है ना उसी एप्पल को आप लोग फिर से, है ना, एक और डिवीजन करना है, दैट इज द थर्ड डिवीजन इज, है ना, राइट एंगल टू, इट इज अ राइट एंगल टू द सेकंड वन।
अभी क्या करना है आप लोगों को, जैसे आप उसको कट करोगे, मतलब आपको बेटा 4 सेल मिलेंगे यार, है ना, यू विल गेट द 4 सेल्स, इस तरह से, ठीक है। एक सेल पीछे के साइड में मैं नहीं दिखा सकता, ठीक है। सो सी वी हैव 4 सेल्स ऑन द अबव एंड द 4 सेल्स नियर बिलो। तो ये 2 सेल है ना, इसको कहते हैं अपर टायर और इसको कहेंगे है ना लोअर टायर। मतलब बेटा 4 सेल ऊपर है, ये तो 8 सेल प्रो एम्ब्रियो है। ठीक है। सो ऑब्वियसली बेटा ये हो गया एपिबेसल टायर और ये हो गया हाइपोबेसल टायर। यहां तक क्लियर है क्या? बस ये समझ में आना चाहिए, पहला डिवीजन ट्रांसवर्स, दूसरा डिवीजन वर्टिकल, तीसरा डिवीजन, ठीक है, राइट राइट एंगल टू द सेकंड डिवीजन। ऐसा करोगे तो आपको 8 सेल स्टेज मिलती है, जिसमें 4 सेल ऊपर होंगे, 4 सेल नीचे होंगे, मतलब 4 सेल 2 टायर वाली कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। और ये जो 2 टायर वाली कंडीशन आपको देखने को मिलती है, एपीबेसल एज वेल एज हाइपोबेसल, ठीक है, इससे कहानी आगे बढ़ेगी। यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? है ना? देख लो, बड़ा ही आसान है। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन ट्रांसफर, सेकंड डिवीजन वर्टिकल, सेकंड डिवीजन वर्टिकल, ठीक है। देन थर्ड डिवीजन अगेन राइट एंगल टू द सेकंड डिवीजन, इसके वजह से ऊपर 4 बनते हैं, नीचे 4 बनते हैं, ठीक है। आपको है ना, मतलब देखो, जब हम लोग इवन आप डायरेक्ट एक एप्पल खरीदो, इवन पोटैटो विल वर्क, ठीक है। एक पोटैटो ले लो, उसको है ना थोड़ा सा लॉन्ग हो गया तो अच्छा होगा, है ना, उसको एक ट्रांसवर्स डिवीजन करो, 2 टुकड़े मिलेंगे, वो एक दूसरे के ऊपर रखो, उसको एक वर्टिकल डिवीजन करो तो बेटा ऊपर 2 नीचे 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब जो बेटा आपने वर्टिकल डिवीजन दिया है, उसको बेटा घुमाओ और उसको राइट एंगल और एक वर्टिकल डिवीजन दो, तो ऊपर 4 टुकड़े मिलेंगे, नीचे 4 टुकड़े। ऊपर वाले 4 टुकड़े एपीबेसल है, नीचे वाले बेटा हाइपोबेसल है। यस, समझ रहे हो? हम्म। तो होता क्या है फिर? देखो, ये जो है, जो सेल है वो डिवाइड होते चले जाएंगे, नंबर ऑफ सेल्स विल बी एडिंग। और देखो अल्टीमेटली ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा ग्लोब्यूलर बन जाता है, ठीक है। ऊपर बहुत सारे सेल आपको देखने को मिलेंगे इपीबेसल से बने हुए, और नीचे बहुत सारे सेल आपको मिलेंगे जो कि हाइपोबेसल से बने हुए हैं। सो विल गेट अ ग्लोब्यूलर प्रोएम्ब्रियो। ठीक है, वी गेट अ ग्लोब्यूलर प्रोएम्ब्रियो। साइज बड़ा हो गया क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। नाउ दिस ग्लोब्यूलर प्रोएम्ब्रियो यू कैन सी दैट यहाँ पे ऑफशूट होगा, यहाँ के सेल अचानक डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ के सेल जो है डिवाइड होना, क्योंकि देखो एपीबेसल विल फॉर्म द प्लूमुल एंड कोटिलेडॉन, एपीबेसल से प्लूमुल और कोटिलेडॉन बनेगा। तो अगर आप नेक्स्ट डायग्राम देखोगे ना इसका, यहाँ के सेल अगर मैं ग्रो करा दूं तो देखो मुझे ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और ये वाला उतना ग्रो नहीं होता, नीचे वाला वैसे ही रहता है, ठीक है। हाइपोबेसल पोर्शन रिमेन्स लाइक दिस, बट अपर वाला पोर्शन जो यहाँ देखो ये प्लूमुल बना शुरू हो गया है, इधर देखो ये कोटिलेडॉन बनना शुरू हो गया है। आपको समझ में आ रहा है क्या ये? तो ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है अल्टीमेटली इट बिकम्स अ हार्ट शेप। तो मैं इसको बोलता हूँ हार्ट शेप प्रोएम्ब्रियो। यस और नो? ठीक है। ये वाले सेल इधर वाले एक्सटेंड हो रहे हैं, इधर वाले सेल डिवाइड हो रहे हैं फटाफट, यहाँ थोड़ा सा बेटा एक्सटेंशन आ रहा है। तो अल्टीमेटली यू विल गेट दिस हार्ट शेप स्टेज एंड यू विल गेट दिस हार्ट शेप प्रोएम्ब्रियो। इधर वाले सेल नहीं डिवाइड हो रहे। नाउ इफ यू सी दिस, इसके बाद की डायग्राम अगर आप लोग देखते हो तो आपको बेटा ये वाली चीज इतनी एक्सटेंड हो जाती है ना, दिस वन एंड दिस वन बहुत ज्यादा एक्सटेंड होता है कोटिलेडॉन वाला पोर्शन। तो एक्सटेंड होगा तो यू विल गेट दिस वन, दिस इज अ प्लूमल स्ट्रक्चर, एंड यू कैन सी दैट कि वो जो हार्ट शेप वाला था वो एक बहुत है ना एक्सटेंड हो गया है, ये दूसरा वाला पोर्शन भी बहुत एक्सटेंड हो गया है। नाउ
यू हैव दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बहुत ही छोटा रह गया है, जो ये वाला पोर्शन था हाइपोबेसल, हाइपोबेसल जो कि रेडिकल बना रहा है, ठीक है। और ये देखो ये प्लूमल बन रहा है, ये दो कोटिलेडॉन बन गए, एंड दिस इज अ टॉर्पेडो स्टेज, ठीक है। टॉर्पेडो स्टेज, टॉर्पेडो बेटा है, आपने पढ़ा होगा ना टॉर्पेडो, कार्टिलाजिनस फिशेस में, स्टिंग रे, इलेक्ट्रिक रे, पढ़ा है क्या, ठीक है। सो देखो भाई टॉर्पेडो स्टेज है, टॉर्पेडो स्टेज मतलब इससे टॉर्पेडो जैसा स्ट्रक्चर वो बन जाता है, एंड दिस इज अ फुल ग्रोन एम्ब्रियो, ठीक है। इसको हम लोग एम्ब्रियो है ना कहते हैं प्रॉपरली, क्योंकि इसमें दो बेटा ये तो कोटिलेडॉन बने हुए हैं, ये बच्चों प्लूमुल बना है, ये रेडिकल है, और ये जो पोर्शन बना है बच्चों दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। एम्ब्रियोनल एक्सिस, आर यू श्योर, क्लियर है क्या? आप पूछ सकते हो, देखो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या आएंगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वो सीक्वेंस पूछते हैं कि किसके बाद क्या आएगा, 2 सेल्ड, 4 सेल्ड, 8 सेल्ड, ग्लोब्यूलर, हार्ट शेप, टॉर्पेडो स्टेज, ठीक है। ये सीक्वेंस वो पूछेंगे। ये क्वेश्चन वो पूछते हैं कि डिवीजन जो होते हैं सक्सेसिव वो कैसे होते हैं, फर्स्ट इज अ ट्रांसवर्स, सेकंड इज अ वर्टिकल, एंड थर्ड इज द राइट एंगल टू द सेकंड वन, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, पक्का है ना। क्वेश्चंस क्या आते हैं यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पक्का। तो यही सेम डायग्राम बेटा अभी हम लोगों ने है ना पीपीटी के ऊपर भी देखी थी, बट हमने यहाँ पे ड्रॉ करके देखा कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मैं आपको एक बढ़िया चीज बताना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान देना बच्चों, सब लोग बहुत ही अच्छे से देखना, डायग्राम देखना, ठीक है। सब लोग डायग्राम देखो, डायग्राम से आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ पे बात करते बेटा, मेरे पास है ना ग्लोब्यूलर प्रोएम्ब्रियो है, दिस इज अ ग्लोब्यूलर प्रोएम्ब्रियो, ये वाला पोर्शन एपीबेसल वाला, ये मान लेते हैं हाइपोबेसल वाला, ठीक है ना। होता क्या है, हार्ट शेप इज वेरी सिंपल ना, देखो ये वाला पोर्शन यहाँ के जो सेल्स है वो एक्सटेंड होने शुरू हो गए, ये वाले पोर्शन अगर एक्सटेंड होंगे, ये वाले होंगे, तो ये अल्टीमेटली बेटा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और ये छोटा सा रह जाएगा, सो दैट इट बिकम्स हार्ट शेप, यस और नो। ग्लोब्यूलर को ही हम लोग हार्ट शेप बना रहे हैं, है कि नहीं। सो दिस इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड, यस, नॉर्मल पॉइंट है, करेक्ट है। सो हार्ट शेप प्रो एम्ब्रियो यू विल गेट, पक्का। तो चलो यहाँ पे हम लोग उसी पॉइंट को है ना छेड़ते हैं, देख लो ये है वो ग्लोब्यूलर प्रो एम्ब्रियो, करेक्ट है। अभी होना क्या चाहिए, इधर के एक्सटेंड होने चाहिए, इधर के एक्सटेंड होने चाहिए, यहाँ छोटा प्लूमुल का एक्सटेंशन आएगा, आएगा कि नहीं, यहाँ के सेल्स एक्सटेंड होंगे बहुत ज्यादा, इधर के हो जाएंगे, तो एक हार्ट शेप चीज आनी चाहिए। होता क्या है, थोड़ा ध्यान देना सब लोग, ये वाले एक्सटेंड हो गए, ये होंगे नहीं, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, हमें ऐसी चीज मिलेगी, देखो आपको ये एक्सटेंड होते हुए दिखाया जा रहा है, ये प्लूमुल है, और इधर रेडिकल बनेगा, और इधर कुछ बनेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इधर का एक्सटेंड ही नहीं हुआ। तो बेटा यहाँ पे एक ही कोटिलेडॉन बना जिसको हम लोग स्कुटेलम कहते हैं, समझ रहे हो क्या, है ना। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो ये छोटा सा ग्रोथ जो है ना वो वही था एक्सटेंशन, वो तो हुआ ही नहीं, इसलिए इसमें एक ही कोटिलेडॉन बना, ये था प्लूमुल तुम्हारा, ये बेटा रेडिकल वाला साइड, और ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस बना। यहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सिस को हम लोग टिगेलम कहते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस इज कॉल्ड एज अ टिगेलम, ठीक है। अब ये मोनोकॉट में किस तरह से डेवलपमेंट हुआ आप देख सकते हो, ये मोनोकोटिलेडॉन है क्योंकि एक ही कोटिलेडॉन बना, क्योंकि एक साइड का एक्सटेंशन हुआ ही नहीं, एक साइड का हो गया। जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो है उसका जब हार्ट शेप बना, तो हार्ट शेप बनता ही नहीं, नेवर यू विल से द हार्ट शेप, करेक्ट है क्या,
अरे आपको मिलेगा क्या टॉर्पेडो स्टेज मिलेगा क्या, हार्ट शेप मिलेगा क्या इन द मोनोकॉट, क्योंकि उसका दूसरा जो साइड है वो एक्सटेंड नहीं होता ग्लोबुलर के बाद में। सो आफ्टर ग्लोबुलर इट विल बी डिफरेंट इन केस ऑफ द मोनोकॉट। सबको समझ में आ रही बात? डाइकॉट और मोनोकॉट में डिफरेंस बताया आपको। यहाँ दो कोटिलेडॉन दिख रहे हैं, ये एक और ये एक, दिस इज वन, दिस इज टू। यहाँ पे बेटा आपको एक ही कोटिलेडॉन दिख रहा है, ओनली वन कोटिलेडॉन यू कैन सी। क्या डिफरेंस है? 100% श्योर? कोई प्रॉब्लम है क्या? है ना? सो बाय दिस वे इट्स वेरी सिंपली यू कैन सी हियर कि हाउ द मोनोकॉट का डेवलपमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द डाइकॉट एम्ब्रियो। मोनोकॉट के एम्ब्रियो में एक साइड का एक्सटेंशन ही नहीं हुआ है कि नहीं? यस और नो? क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? एपीब्लास्ट बोलते हैं क्या? ठीक है, तो जो एपीबेसल सेल है उसका एक थोड़ा सा पोर्शन वहां पे आपको मिलता है, उसको एपीब्लास्ट ऐसी चीज बोलते हैं, जो कि आगे एक्सटेंड ही नहीं होता, एंड सो दैट इट रिमेन्स एज ए मोनोकॉट, अ शील्ड शेप स्ट्रक्चर, स्कटेलम यू कैन सी। पक्का? है ना? सो बेसिकली इफ यू अंडरस्टैंड दिस, ऑब्वियसली इसके सराउंडिंग में बेटा जो भी यहाँ पे स्कटेलम डेवलप होता है, जब भी आप इवन मेज का स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है, मेज के स्ट्रक्चर में बेटा यहाँ पे आपको इस तरह से एक एपिथेलियल लेयर देखने को मिलती है, सिंगल सेल लेयर। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बेटा एंडोस्पर्म। ठीक है, यहाँ वो एम्ब्रियोनल एक्सिस है प्लूमुल वाला, यहाँ रेडिकल है, ये स्ट्रक्चर है ना, यहाँ रेडिकल है, और ये जो आपका एक ही सिंगल कोटिलेडॉन है यहाँ पे बराबर से भर जाता है, दिस इज स्कटेलम, और उसके ऊपर कोटिंग है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बेटा एक और लेयर, एल्यूरॉन लेयर आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे प्रोटीन्स भरे होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बच्चों हम लोगों ने, है ना, पढ़ा होगा मोनोकॉट्स में। देखो एल्यूरॉन लेयर जो होती है उसमें भी ट्रिप्लॉइड सेल होते हैं, यह बात हमेशा याद रखो। एंडोस्पर्म में तो ट्रिप्लॉइड होते ही है। ठीक है, ये रहा आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, ये है प्लूमुल, ये है रेडिकल, और ये है बेटा वो स्कटेलम जो यहाँ पे अंदर दबा पड़ा है। ये एंटायरली सीड है बेटा मोनोकॉट का, मेज का सीड है। ये माइक्रोपाइल है इधर। ठीक है, तो ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है प्लूमुल, है ना, इनके ऊपर और नीचे जो है बेटा कोटिंग्स होती है कि नहीं? इनके ऊपर और नीचे जो है कोटिंग्स होती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यूज द ब्राउन कलर, प्लूमुल के ऊपर भी एक सेपरेट कोटिंग आ जाती है कि नहीं? रेडिकल के ऊपर भी बेटा एक कोटिंग आ जाती है। रेडिकल के ऊपर तो रूट कैप बनता है, रूट कैप के ऊपर कोटिंग आ जाती है, बराबर है। सो इसको तो बेटा ऊपर वाले कोटिंग को हम लोग कोलियोप्टाइल कहते हैं, और जो रेडिकल के ऊपर कोटिंग आती है उसको हम लोग कोलियोराइजा कहते हैं। ठीक है, तो ये कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा जैसी चीज एम्ब्रियो के, मोनोकॉट के एम्ब्रियो का जो एक्सिस होता है उसी के बेटा दोनों टिप की तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि डाइकॉट में आपको नहीं देखने को मिलेगा, यू विल नेवर सी दिस कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा एट द एम्ब्रियोनिक एंड्स। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द थिंग यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड, है ना। यहाँ पे बीच में जो टिश्यू है ये एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ से जो भी खाना है, नरिशमेंट है, आराम से बेटा यहाँ पे आ जाएगा, इसके एम्ब्रियो को मिलता है, स्कटेलम को मिलता है, स्कटेलम। ठीक है, तो स्कटेलम को बेटा डेफिनेटली जो खाना है, नरिशमेंट है, क्योंकि ये बिल्कुल सिंगल सेल लेयर है। जैसे हमारे ब्लड वेसल्स पे स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, वैसा ही स्क्वैमस एपिथेलियम है ये, सिंपल सिंगल लेयर का, जिससे एंडोस्पर्म, यहाँ से एंजाइम रिलीज होते हैं। ये जो एपिथेलियल सेल लेयर है ये एंजाइम्स रिलीज करते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ये इधर एंजाइम रिलीज करते हैं एंडोस्पर्म में,
ये एंजाइम यहाँ से चीजों को डाइजेस्ट कराते हैं, and this food material will then enter into the it will be provided to the growing developing embryo. ये चीज आपको डेफिनेटली देखने को मिलती है। श्योर। सो ये डिफरेंस है बेटा, इसीलिए एंडोस्पर्म हमेशा मोनोकॉट में पाया जाता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट सीड जो है वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, क्योंकि एक ही कोटिलेडॉन है तो एंडोस्पर्म खर्चा नहीं हो पाता। ठीक है, बट देखो डाइकॉट में दो दो बहुत बड़े कोटिलेडॉन बन जाते हैं, दो कोटिलेडॉन बनते हैं बड़े साइज के, तो बेटा एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है। तो है ना, डाइकॉट के सीड मैक्सिममली बेटा कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। ऐसा तो नहीं बोलते कि सारे डाइकॉट में ऐसा होता है, सारे ये चीज कभी नहीं बोलना है, बायोलॉजी में लॉ नहीं होता कोई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जस्टिफिकेशन मैं दे रहा हूँ कि कैसे नॉन एंडोस्पर्मिक और एंडोस्पर्मिक सीड बन सकता है। एवरीवन इज क्लियर? यस, क्लियर है क्या? ठीक है, तो चलो बेटा इन चीजों को हम लोग वहां पे देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे आते हैं बच्चों, यहाँ पे ओके, यहाँ तो आ गया, यहीं पे है। ओके, तो देखो क्या कह रहा है, बहुत सारे अभी पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे। देखो हम लोग तो ये बिल्कुल सिंपल बात बोल रहे हैं, जाइगोट जो है, जो कि 2n कंडीशन में हमें दिखाई देता है ना। जाइगोट गिव्स राइज टू एम्ब्रियो आफ्टर अ पीरियड ऑफ रेस्ट। रेस्ट पीरियड वराइज फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, तो एकदम से डिवाइड नहीं होगा, पहले वो एंडोस्पर्म बनने देगा फिर होगा। द शॉर्टेस्ट रेस्ट पीरियड इज इन द मेंबर ऑफ द कंपोजिटी एंड ग्रामिनी। ग्रामिनी मतलब जो भी ग्रासेस है उनमें, है ना। 4 to 10 आवर्स में बेटा वो जाइगोट डिवाइड होना शुरू हो जाता है। एंड द लॉन्गेस्ट पीरियड इज इन द कोल्चिकम ऑटमनेल, है ना, जो 4 to 5 मंथ्स तक जाइगोट डिवाइड ही नहीं होता। सो ये तो डेटा है, ठीक है, डेटा है जो हम लोग है ना भूल भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, कंसेप्ट नहीं भूलना है, कंसेप्ट आपको समझ गया है तो बहुत बड़ी बात है। नाउ द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनी। देखो एम्ब्रियोजेनी इज अ डिफरेंट, है ना, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इसकी स्टडी को हम एम्ब्रियोजेनी या एम्ब्रियोलॉजी भी आप बोल सकते हो। नाउ देखो हम लोग अगर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड डाइकोटिलेडॉन को बोलते हैं तो आप देख सकते हो बच्चों, द नॉर्मल टाइप ऑफ डाइकॉट embryo development has been studied in the shepherd purse, Capsella, Bursapstoris family, Cruciferi। ठीक है, देखो हम लोग कैप्सेला ये जो प्लांट है ना इसको बहुत आदर्श मानते हैं। जब भी आप एंजियोस्पर्म की स्टडी करोगे तो कैप्सेला जो है, अरे ये सब क्वेश्चन तुम लोग ये तो 11 से 12 में सर ये डाटा याद रखना है क्या, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। तुम कभी आईएएस की तैयारी करना फिर समझ में आएगा सर ये डेटा, ऐसा कुछ नहीं रहता है। जस्ट रीड एवरीथिंग, यू नो व्हाट यू एंड रीड एंड रिवाइज हाउ मच यू कैन रिटेन। मैंने बहुत सिंपल बताया, आपको क्या याद रखना है, आपको पीवाईक्यूज देखने हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, उसमें क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या एग्जाम्पल, क्या क्या डेटा आपको दिखाई देता है, जस्ट है ना, जस्ट फॉलो दैट, है ना। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें से कब उभरेंगे हम लोग, ये बहुत है ना इम्पोर्टेंट है। चलो, डेटा का क्या मतलब है ना बच्चों, कि कोई भी डेटा भूल सकता है, कोई भी हो, कितना भी वो, अगर वो है ना क्लेवर हो, अगर वो थोड़ा भी रिवीजन नहीं करेगा तो वो निमोनिक्स बना के रखेगा तो निमोनिक्स भूल जाता है इंसान। सो रिवीजन इज द की। इफ यू सी दिस टर्म्स मेनी टाइम्स, you solve these questions many times, you will automatically remember, you know। डोंट थिंक अबाउट कि इसको याद रखना है कि नहीं रखना है, ये मत करो। ठीक है, सिंपल मेक इट क्वेश्चन ना। मैं अगर बोलूँ कि सबसे पहला है ना डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कहाँ पे बना था, आया हुआ नाउ आंसर है कैप्सेला सर, कैप्सेला। ठीक है, तो मैंने तो बोला यहाँ पे इम्फासाइज कर रहा हूँ मैं, इसको तो याद रखना है क्योंकि कैप्सेला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा प्लांट है। ठीक है, एंजियोस्पर्म की मैक्सिमम स्टडीज जो हुई है वो कैप्सेला में हुई है, ये हमेशा याद रखना है। सो कैप्सेला बुरास्टोस्टोरिस फैमिली क्रूसीफेरी, this is called as a crucifer or on grade type of the embryo। अब यहाँ पे on grade type of embryo बनता है डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्या है, the development of embryo is endoscopic, that is apex is downward or toward the inside।
देखो हम लोग को ये समझ में आना चाहिए कि जो भी एम्ब्रियो डेवलपमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं वो एनाट्रोपस ओव्यूल में पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि एनाट्रोपस ओव्यूल में पढ़ते हैं ना, तो एक्चुअली क्या होता है, एनाट्रोपस ओव्यूल में माइक्रोपाइल टूवर्ड्स है ना डाउनवर्ड है। तो ये जो बनता है ना, ये कोटिलेडॉन ऐसे झुक जाता है इनसाइड इट। ठीक है, तो इसको हम लोग एंडोस्कोपिक बोलते हैं। एपेक्स इज डाउनवर्ड्स और टूवर्ड। तो ये कैप्सिला में ही हमने पढ़ा है। वी हैव स्टडीड इट इन द कैप्सिला। इधर प्लूमुल है ऊपर और रेडिकल नीचे है, और उसके नीचे रूट कैप है जो हाइपोफाइसिस से बनता है। ठीक है, बट बेटा अगर आप देखो तो उसके कोटिलेडॉन जो है लूज, मतलब इतने लॉन्ग होते हैं कि वो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली दे बेंड डाउन। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। यस, नाउ zygote divides by a unequal transverse division into a basal cell and terminal। यहाँ पे पॉइंट शुड बी नोटेड कि वो अनइक्वल होते हैं। बेसल सेल फर्दर डिवाइड्स बाय अ नंबर ऑफ ट्रांसवर्स डिवीजन। बेसल सेल में हमेशा ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं, जिससे है ना फिलामेंटस 6 to 10 सेल्ड सस्पेंसर बन जाता है। The top cell of the suspensor toward the micropyle is called as a haustorium or vesicular cell, and the last cell of the suspensor toward the chalaza is called as a hypophysis। अब ये देखो ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाइपोफाइसिस किधर है और है ना हास्टोरियम किधर है। ठीक है, सस्पेंसर में ही है। सस्पेंसर का जो पार्ट बेटा एम्ब्रियो सेल को अटैच है वो हाइपोफाइसिस है, और जो माइक्रोपाइल को अटैच है वो हास्टोरिया है। इज इट क्लियर? है ना? सो दैट फॉर्म्स अ रेडिकल। हाइपोफाइसिस से रेडिकल बनेगा, रेडिकल का है ना रूट कैप बनेगा, ये भी मैंने आपको बताया। नाउ द टर्मिनल सेल डिवाइड्स बाय लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन। करेक्ट है, टर्मिनल सेल डिवाइड्स बाय लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन एंड ग्लोबुलर एम्ब्रियो इज फॉर्म। अब ये जो लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन बोल रहा है डायरेक्टली, इसको मैंने आपको समझाया। पहला डिवीजन ट्रांसवर्सी होता है, याद रखना। दूसरा डिवीजन बेटा वर्टिकल होगा। तीसरा डिवीजन राइट एंगल टू द वर्टिकल। ठीक है, सेकंड वाले को राइट एंगल होगा, तब जाकर के वो टू टायर स्टेज बनती है। सो इन मैच्योर एम्ब्रियो टू लैटरल कोटिलेडॉन्स, वन टर्मिनल प्लूमुल, वन पोस्टीरियर रेडिकल इज प्रेजेंट। इतना सिंपल है। ठीक है, डेवलपमेंट डाइकॉट में अगर देखोगे, मोनोकॉट में कैसा है? सच एम्ब्रियो डेवलपमेंट हैज बीन स्टडीड इन द लुजुला फोर्सिस्ट्री एंड द सेजिटेरिया सेजिटिफोलिया। अब ये प्लांट से मोनोकॉट है। ठीक है, अब ये नहीं पूछेंगे आपको, बट कैप्सिला याद रखना है। यू हैव टू रिमेंबर द कैप्सिला। zygote divided transversely to form two celled stage is terminal and second basal cell। यही बात हो रही है सेम टू सेम। यहाँ पे होता क्या है देखो, basal cell becomes enlarged to form a suspensor, sorry, and it does not take part in the development of embryo। ये कभी एम्ब्रियो डेवलपमेंट में पार्ट नहीं लेता। while terminal cell develops into embryo, the former divides by transverse wall। पे वही बात हो गई बेटा, बट यहाँ पे है ना प्रो एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू सिंगल कोटिलेडॉन, और एक जो सेल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एपीब्लास्ट। मैंने पोजीशन दिखाई थी आपको एपीब्लास्ट की, सस्पेंसर, बराबर है। यहाँ पे क्वेश्चन इतना ही आएगा, इन ग्रासेस मतलब मोनोकोट में सेकेंडरी कोटिलेडॉन इज रिड्यूस्ड, उसको क्या बोलते हैं? एपीब्लास्ट। नाउ दिस इज अ पॉसिबल क्वेश्चन इन द नीट। डाइकॉट में तो दो कोटिलेडॉन है, बट मोनोकॉट में जो एक कोटिलेडॉन रिड्यूस हो चुका है उसका क्या बन गया? तो उसका उसका एक थोड़ा सा ऐसे आउटग्रोथ दिखाई देता है सीड में, उसको हम लोग बोलते हैं एपीब्लास्ट। इज इट क्लियर? नॉर्मल है। ठीक है, तो देखो सीड बन जाएगा बाद में, वो तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है फ्रॉम सीड। द सीड इज कॉल्ड एज है ना स्पर्मोलॉजी। स्टडी ऑफ सीड इज कॉल्ड एज स्पर्मोलॉजी, स्पर्म। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों मैंने बताया दो प्रकार के सीड है, नॉन एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक। उसके बारे में हमने पढ़ा। अभी अभी है बच्चों पेरिस्पर्मिक सीड। अभी पेरिस्पर्मिक सीड आपको मैंने बताया कि कुछ कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनमें न्यूसेलस है ना बच जाता है, खत्म नहीं होता। तो the remains of the nucellus in the seed is called as a perisperm, and such seeds are called as what? The perispermic seeds। एग्जाम्पल ब्लैक पेपर है,
पाइपर निग्रम, ठीक है, इट्स अ ब्लैक पेपर। तो इन मोनोकॉट सीड्स the membranous covering around radicle is called as a coleorhiza and around plumule is called as a coleoptile, ठीक है। ये चीज आपको मोनोकॉट सीड में ही देखने को मिलती है, डाइकॉट सीड में आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। नाउ ये बहुत से अननेसेसरी यहाँ पे कंपोनेंट जो कि दिए गए हैं जर्मिनेशन के बारे में वगैरह, सो दैट वी आर नॉट गोइंग टू डील विथ। बट यहाँ आपको एक जर्मिनेशन के बारे में आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ, वो क्या है? The oldest seed is that of the lupin। देखो सीड बहुत दिनों तक डॉर्मेंसी शो कर सकते हैं, क्विसेंस शो कर सकते हैं। तो ओल्डेस्ट सीड के आपके बारे में पूछा जाएगा तो आपको आंसर देना है ल्यूपिन, प्लांट है ना, ल्यूपिनस आर्टिकस, एक्सकैवेटेड फ्रॉम द आर्कटिक टुंड्रा से हमें ये सीड मिला है। एंड नाउ the seed germinated and flowered after estimated record up to 10,000 years of dormancy। now this is amazing thing, है ना, 10,000 साल तक वो वायबल। टीके तो बहुत है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे सेल सीड मिले हैं जो बहुत और भी इससे भी पुराने हैं, बट ठीक है, वो 10,000 साल बाद में जर्मिनेट हुआ। दैट इज व्हाट द मोस्ट क्रुशियल थिंग। A recent record of 2,000 years old viable seed is of the date palm Phoenix dactylifera। इसीलिए नाम इसका डेट है ना, फिनिक्स रखा है। फिनिक्स जो बर्ड होता है ना, उसके नाम से, कि देखो इतने साल बाद फिर से आया है। So discovered during the archaeological excavation of the King Herod's place near the Dead Sea। अब ये सब एनसीईआरटी के बेटा चीजें हैं, इसीलिए इनके क्वेश्चंस डेफिनेटली आ सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली बेटा इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं पक्का। और ये बात आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि ये वाला जो पूरा नोट्स है ना मैं आपको देने वाला हूँ, ये सब पूरा, ठीक है, ये पूरा फॉरवर्ड करूंगा मैं एंटायर, ठीक है। तो इसमें नोट करने वाला कुछ नहीं है, ठीक है, जस्ट है ना कीप इट। पूरी सी ये सॉफ्ट कॉपी आपको मिलेगी, ठीक है। सो देख यहाँ पे आपको क्लियर है ये एग्जाम, है ना। कोई भी आपको डाउट है, जैसे कि जब भी हम लोगों ने ये चीजें पढ़ी है ना, नॉर्मल बहुत। अभी इसमें मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, ये जो कंसेप्ट है ना एपोमिक्टिक एम्ब्रियो और पॉली एम्ब्रियो ने, ये बहुत डिफिकल्ट है बेटा। मतलब किसी भी एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए वो घर में बैठ करके इसको पढ़ने की कोशिश करेगा, उसको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, बट अल्टीमेटली वो है ना उसमें कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स है जिनके बारे में हमें पढ़ना है। पॉली एम्ब्रियोनी या तो एपोमिक्टिक सीड, ठीक है, एपोमिक्टिक एम्ब्रियो, ठीक है। बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आएंगी, जैसे कि बच्चों ये वाला है एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है, या तो यहाँ पे जैसे आ जाएगा रिकरेंट एम्ब्रियोनी, रिकरेंट एज वेल एज व्हाट द नॉन रिकरेंट एम्ब्रियो, ठीक है। रिकरेंट नॉन रिकरेंट इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद में हमें पढ़ना है बेटा एपोमिक्टिक एम्ब्रियोनी के बारे में पढ़ना है। तो ये बहुत सारे चीजें हैं जिसको बेटा हम लोग डेफिनेटली हमारे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है, बेसिक से लेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ जो भी आज आप लोगों ने पढ़ा है क्या आपको वो क्लियर है? अगर क्लियर है तो मैं एक बहुत सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन क्या है बच्चों? सिंपल क्वेश्चन ये है, ए tetraploid plant crossed with an octaploid plant, ठीक है, what will be the ploidy of। आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है।
जाइगोट, टेस्टा, एंडोस्पर्म, हाइपोफाइसिस, ऑब्चुलेटर। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक कंडीशन है, अ टेट्राप्लॉइड प्लांट क्रॉस विद द ऑक्टैप्लॉइड प्लांट, व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ। नाउ देखो ये क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। कब आसान है, जब आपको ये पता हो कि कौन सा प्लांट मेल है और कौन सा फीमेल है। ये सर नॉर्मल क्वेश्चन है ना ये, देखो which plant is male and which plant is female, then you can understand, oh I can solve it, but right now आपको कंसिडर करना पड़ेगा। क्या कंसिडर करना पड़ेगा, टेट्राप्लॉइड प्लांट को कंसिडर करो कि वो फीमेल है। ऐसा अगर आप कंसिडर कर लेते हो तो बेटा ऑब्वियसली ऑक्टैप्लॉइड प्लांट मेल हो जाएगा। तो बताओ आंसर क्या होगा, फटाफट बोलो। If you consider the tetraploid plant as a female and an octaploid is a male, तो जाइगोट क्या होगा बेटा, है ना, इसका 2n होगा ना और इसका 4n, सो द 2n प्लस 4n, ठीक है, इट शुड बी 6n। तो जाइगोट तो 6n होगा। वन बाय वन करते हैं। देखो टेस्टा क्या होता है, टेस्टा मतलब सीड कोट। सीड कोट कैसे बनता है, टेस्टा कैसे बनता है, आउटर इंटेगुमेंट से बनता है। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने लिख के दिया था आपको। टेस्टा बनता है बेटा आउटर इंटेगुमेंट से। अगर टेस्टा आउटर इंटेगुमेंट से बनता है तो वो तो फीमेल प्लांट का पार्ट हो गया, है ना, और वो डिप्लॉइड ही होगा, सो इट विल बी, टेस्टा इज, है ना, स्पोरोफिटिक पार्ट, सो इट शुड बी 8n। नहीं सॉरी, फीमेल पार्ट है ना, तो इट शुड बी 4n। ठीक है, सो इट्स माय फॉल्ट। सो एनीवे, नाउ द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के केस में क्या होगा बेटा, है ना, 2n प्लस 2n प्लस 4n, सो इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8n। करेक्ट है क्या, एग्री, एग्री बराबर है क्या, ओके, है ना। एंडोस्पर्म विल बी ट्रिप्लॉइड ना, इसका एक पोलर न्यूक्लियर बनेगा क्योंकि ये फीमेल है, दूसरा है ना, दूसरा पोलर न्यूक्लियर, और एक मेल गैमेट आएगा इसका ऑक्टैप्लॉइड का, तो 4n होगा, तो यहाँ पे 8n आ जाएगा। हाइपोफाइसिस ये क्या चीज होती है, हाइपोफाइसिस क्या चीज है भाई, हाइपोफाइसिस तो कहाँ का पार्ट है यार, तो जाइगोट से बनेगा, है ना, जाइगोट में जो सेल डिवाइड हो रहा है, अगर जाइगोट 6n है तो बेटा ये भी 6n होगा। ऑब्चुरेटर, ऑब्चुरेटर क्या होता है, वो बलून शेप स्ट्रक्चर है कि नहीं, बलून शेप स्ट्रक्चर जो कि फ्यूनिकुलस के था, फीमेल का था, तो वो हो गया बेटा 4n। करेक्ट है। अब ये टर्मिनोलॉजी मैंने जबरदस्ती यहाँ पे डाल दी ताकि हमें लिख, देखो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, अब हाइपोपाइसिस और ऑब्चुरेटर मुझे पता है। अब अगर मैं इसी चीज को अलग कंसिडर करता हूँ, अलग मतलब अगर मैं वाइस वर्सा लेता हूँ, वाइस वर्सा मतलब देखो टेट्राप्लॉइड को हम लोग मेल मान लेते हैं और ऑक्टाप्लॉइड को फीमेल, तो क्या होगा, तो क्या होगा तो भी बेटा जाइगोट 6n ही होगा। करेक्ट है क्या, है ना, मेल गमिट 2n होगा, फीमेल गमिट 4n होगा। ठीक है दोनों, ठीक है, सो दैट्स इट। अगेन यहाँ पे बेटा टेस्टा कैसा होगा, टेस्टा हमेशा फीमेल वाला पार्ट होगा, तो ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे फीमेल है, अभी इसको भूल जाओ, हाँ ये कंफ्यूज करेगा नहीं तो। इट इज वेरी फीमेल है, तो अगर डेफिनेटली बेटा इट शुड बी नाउ द 8n, टेस्टा इज 8n। एंडोस्पर्म कैसा बनेगा, इसके एंडोस्पर्म में देखो क्योंकि ये फीमेल है तो बेटा 4n, 4n एंड 2n ऐसा बनेगा, तो एंडोस्पर्म विल बी 10n,
Hypophysis will be from the zygote, so it will be 6N. And obturator will be on the female, so it should be 8N. हो गया, ठीक है. So this way we can solve it. It's very simple. बट मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन बनाया जिसमें किसी को मेल और फीमेल ऐसा बनाया नहीं, है ना. अगर हम लोग इसमें लिखे, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता था, a tetraploid plant have, है ना, a tetraploid plant have the endothecium cells which are tetraploid. Tetraploid plant have an endothecium or a endothecium tissue having tetraploid condition, है ना. The plant is crossed with an octaploid plant. तो अब आपको क्लू है, क्लू क्या है, क्योंकि एंडोथेशियम कहा, इसका मतलब ये मेल होना चाहिए. पोलन जो सैक है उसके आजू बाजू का स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि एंडोथेशियम तो वहां प्रेजेंट है. तो उस हिसाब से मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा. तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय.